दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक हो गया। अब देखिए इसके अंदर ना हमारे पास होती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस, इनको हम आईबीडीज कहते होते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस। मींस के जिसके अंदर आपका जो बाउल है उसके अंदर क्या हो रही होती है, इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। नेम से ही जाहिर है आई आईबी इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस। अब इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, दूसरी है क्रोन डिजीज। क्रोन डिजीज इंशाल्लाह हमने कल पढ़नी है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट वुड बी अल्सरेटिव कोलाइटिस। देखिए इसके नेम से ही जाहिर हो गया, कोलाइटिस, आइटिस का वर्ड किसके लिए यूज होता है, मींस के इन्फ्लेमेशन होगी। कोल का वर्ड किसके लिए यूज होगा, कोलन के लिए यूज होगा। इट मींस के हमारा सिंपल कंसेप्ट क्या बन गया है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्या होगी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलन होगी। देन साथ में क्या लिखा है, अल्सरेटिव, मींस के अल्सर्स भी बनेंगे। अब आपको पता है, लाइक जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बताता हूं, ओल्ड को तो पता ही है कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है, कि जब भी कहीं पे आपका इम्यून सिस्टम एक्ट कर रहा हो तो वो वाला जो अमल होता है उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। लाइक अगर मैं सिंपल अल्फाज के अंदर कहूं कि अगर आपका किसी एरिया के अंदर आपकी आर्मी फॉर एग्जांपल किसी एरिया के अंदर अटैक कर देती है, चाहे वो अपना मुल्क हो चाहे दूसरा मुल्क हो, तो वो क्या है, वो समझे कि वॉर है। तो इसी तरह अगर आपका इम्यून सिस्टम किसी जगह पे अटैक कर देता है तो वो वाली जो वॉर होती है उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। चाहे उधर बैक्टीरिया हो, मींस के चाहे उधर टेररिस्ट हो या ना हो, आपका इम्यून सिस्टम कहीं पे जो है वो जाके अमल कर रहा हो, कहीं पे जाके अटैक कर दे, तो उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इट मींस कि आपका जो इम्यून सिस्टम था उसने क्या किया है, उसने कोलन के ऊपर जाके अटैक कर दिया है। तो इसको मैंने क्या कह दिया, ये वाला जो प्रोसेस है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, कोलन को इन्वॉल्व कर रहा है, तो इसको मैंने क्या कह दिया, कोलाइटिस कह दिया। ठीक है, इट मींस कि दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलन। अब देखिए फॉर एग्जांपल किसी जगह के ऊपर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो जाके अमल कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम अपनी डायग्राम की तरफ जाते हैं। इट मींस आपको पता चल गया कि ये वाला जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये किसको इन्वॉल्व कर सकता है, ये आपके कोलन को इन्वॉल्व करेगा। ऐसे ही है कि नहीं है, मींस के इधर से आगे आगे सीकम को या ये जो सारा कोलन का पार्ट है, तो ये मेनली कोलन की इन्फ्लेमेशन करवाएगा। इट मींस कि आपके जो इम्यून सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो अटैक कर देंगे इसके ऊपर, हमारे कोलन के ऊपर। तो इधर क्या करवा देंगे, इन्फ्लेमेशन करवा देंगे, इस एरिया को डैमेज करवा देंगे। तो आपको पता है कोई एरिया डैमेज होता है तो वहां पे क्या बन जाएगा, बन जाएगा। तो उसको हम मेडिकल लैंग्वेज के अंदर क्या कहते हैं, अल्सर कहते होते हैं। तो आपकी पूरी टर्म बन गई ना, कोलाइटिस मींस के कोलन की इन्फ्लेमेशन हो रही है और उधर क्या बन रहे हैं, अल्सर्स बन रहे हैं। तो हमारी पूरी टर्म से ये पता चल गया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्या होगा, कोलन की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी जिसकी वजह से उधर क्या बन जाते होते हैं, अल्सर्स बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी जो बात है ना वो कंप्लीट नहीं होती। कंप्लीट इस वजह से नहीं होती कि इसके अंदर जस्ट कोलन की इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही, इसके अंदर आपके रेक्टम की इन्फ्लेमेशन भी हो रही होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर रेक्टम की इन्फ्लेमेशन भी हो रही होती है। इट मींस कि ये वाली जो टर्म है ना ये बड़ी प्योरली डिस्क्राइब नहीं कर रही अल्सरेटिव कोलाइटिस को। ये टर्म जस्ट आप लोगों को आइडिया दे रही है कि इसके अंदर कोलन की इन्फ्लेमेशन हो रही होगी, लेकिन इसमें कोलन की इन्फ्लेमेशन होगी सही, लेकिन आपकी सबसे पहले की स्किन इन्फ्लेमेशन होगी, रेक्टम की इन्फ्लेमेशन होगी। ये आपने मस्ट याद रख लेना है कि जब भी बंदे को अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है तो जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो स्टार्ट कहां से होगा, मस्ट मस्ट अपने दिमाग के अंदर गोल के डाल लें कि वो स्टार्ट होगा रेक्टम से, देन रेक्टम से ऊपर की तरफ असेंड करता जाएगा और ये कंटिन्यूअस मैनर के अंदर सेंड करता जाएगा। दूसरा की पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं कि ये वाली जो ऊपर इन्फ्लेमेशन जाएगी ना, मींस के ये वाला जो एरिया आपकी वॉल जो डैमेज हो रही है ये कंटीन्यूअस मैनर के अंदर डैमेज होती जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूं। आप समझे कि ये आपकी आर्मी है और इसने क्या किया है, एक मुल्क पे अटैक कर दिया। फॉर एग्जांपल ये सारी वो कंट्री है, अगर वो फॉर एग्जांपल उसने इधर से अटैक करना स्टार्ट किया तो वो इसको डैमेज करती जाएगी करती जाएगी। तो ये क्या है, ये कंटीन्यूअस मैनर है। अब फॉर एग्जांपल आपने आपकी आर्मी ने अटैक किया है, पहले इस एरिया को अटैक किया, देन इस एरिया को अटैक किया, देन इस एरिया को अटैक किया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि कंटीन्यूअस मैनर नहीं है, कभी कहीं अटैक हो रहा है कभी कहीं अटैक हो रहा है, लेकिन इधर क्या कंटीन्यूअस मैनर के अंदर। तो बिल्कुल ऐसे ही इधर आपने सेम याद रख लेना है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसने अटैक कहां से स्टार्ट किया, रेक्टम से स्टार्ट किया। मींस के इन्फ्लेमेशन कहां से स्टार्ट हुई है, रेक्टम से स्टार्ट हुई है। देन क्या है कि ये ऊपर की तरफ चलती जाएगी कंटीन्यूअस मैनर के अंदर। कंटीन्यूअस मैनर क्यों कह रहा हूं, बिकॉज कल हम पढ़ेंगे क्रोन डिजीज, उसके अंदर कंटीन्यूअस मैनर नहीं होगी, उसमें कभी यहाँ पे अटैक होगा, कभी यहाँ पे अटैक होगा, कभी यहाँ पे अटैक होगा। मींस के उसके अंदर स्किप लीजन्स मिलती होती है। यार फिलहाल आपका कंसेप्ट क्या बन गया है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है ये स्टार्ट होती है रेक्टम से, जो इन्फ्लेमेशन होगी वो कंटीन्यूअस मैनर के अंदर होती है। दूसरा इस इन्फ्लेमेशन का कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं। अब देखें मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपका एक सिंपल सा कंसेप्ट बना दिया है कि आपकी जो जीआईटी है, आपकी स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन है, ये एक सिंपल सा पाइप है। तो आपको पता है पाइप की मोटाई का भी तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि ये वाला जो पाइप है इसकी ये वाली जो लेयर है, इसकी जो ये वाली दीवार है ये किस चीज से बनी होती है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा, इस दीवार को थोड़ा सा ओपन करके लिख रहा हूं कि इसके अंदर सबसे अंदर क्या होगा, मींस के सबसे अंदर क्या होगा, म्यूकोजा। तो सबसे अंदर आपका म्यूकोजा आ गया, इससे नीचे क्या आ गया, सब म्यूकोजा आ गया, इससे नीचे आपकी मस्कुलरिस होती है और देन जो है वो आपका सिरोजा होता है। मींस के ये सारी 4 लेयर्स बनती होती हैं। तो इस तरह करके आपकी ये वाली जो दीवार है वो बन जाती होती है। ठीक है, इट मींस मैंने सिंपल आपको क्या बताया है कि ये वाली जो दीवार है ना ये कितनी लेयर से मिलकर बनी हुई है, ये 4 लेयर से मिलकर बनी हुई है। सबसे अंदर म्यूकोजा, इससे नीचे सब म्यूकोजा,
इससे नीचे मस्कुलरिस और उससे ऊपर आपका सिरोजा होता है। अब ये वाला जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर हो रहा है, वो जस्ट म्यूकोजा को और सब म्यूकोजा को डैमेज करता है, वो ज्यादा नीचे नहीं जाता, मस्कुलरिस या सिरोजा की तरफ नहीं जाता होता। तो दूसरा भी आपका कंसेप्ट बन गया कि इधर जो इन्फ्लेमेशन होगी वो जस्ट म्यूकोजा और सब म्यूकोजा को इन्वॉल्व करती होती है। और दूसरी बड़ी मजे की बात इधर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये वाली जो इन्फ्लेमेशन है यहाँ पे जाके रुक जाती है, ये समझे इसका बॉर्डर है, ये समझे कि यहाँ से फौजी आगे नहीं जा सकती। वो कौन सा? इलियोसिकल वॉल्व। इट मींस कि आपके पास ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है वो कहां पे जाके रुक जाती है? वो इलियम के ऊपर जाके रुक जाती होती है। इलियम से आगे वो सॉरी सीकम के ऊपर जाके रुक जाती है, सीकम से वो पीछे नहीं जाती होती। कुछ केसेस के अंदर थोड़ी बहुत इलियम का ये वाला जो डिस्टल वाला पार्ट है ना उसको इन्वॉल्व कर सकती है, लेकिन देखिए मोस्ट ऑफ द जो बुक्स हैं वो ये कहती हैं कि इन्फ्लेमेशन कहां पे जाके रुक जाएगी? ये सीकम के ऊपर जाके रुक जाएगी। मींस के इधर से जो इन्फ्लेमेशन चली रेक्टम से, ये ऊपर सारा इसको इन्वॉल्व करती गई, इवेंचुअली वो कहां पे जाके रुक जाती है? वो सीकम के ऊपर जाके रुक जाती है, इधर से आगे नहीं जाती होती। दूसरा इन्फ्लेमेशन का ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया। तीसरी मजीद इसके बारे में बात बताना चाहूंगा। तीसरी इसके बारे में बात ये याद रख लें कि ये वाली जो इन्फ्लेमेशन होगी इसका रिलैप्सिंग एंड रीमीटिंग पैटर्न होता है। अब व्हाट डज इट मीन बाय रिलैप्सिंग एंड रीमीटिंग पैटर्न? देखिए इट मींस कि कभी इन्फ्लेमेशन होगी, कभी कभी उस बंदे की कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स हो जाएगी, देन काफी अरसा ठीक गुजर जाएगा, देन दोबारा से अगेन इन्फ्लेमेशन होगी, देन उसकी दोबारा से तबीयत खराब हो जाएगी। बेसिकली इसके अंदर ब्लडी डायरिया, वो अभी हम आगे जाके बढ़ते हैं। दोबारा उसकी बहुत तबीयत खराब हो जाएगी, देन अगेन काफी अरसा ठीक गुजर जाएगा। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? इसको हम रिलैप्सिंग एंड रीमीटिंग पैटर्न कहते हैं। आपको एमसीक्यूज के अंदर किस तरह कहेगा? वो कहेगा कि एक बंदा है, उसको ब्लडी डायरिया हुआ, देन कुछ अरसा उसका ठीक गुजर गया, देन अगेन उसको ब्लडी डायरिया होगा। तो इस तरह की अगर आप लोगों को हिस्ट्री दे रहा है तो आपका माइंड किसकी तरफ जाना चाहिए? वो अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरफ जाना चाहिए। जारी सी बात है, और भी हिंट्स देगा जो कि मैंने आप लोगों को नीचे बता दी है। तो ये सारी चीजें होती हैं। चलें जी, इस बात की हमें पता चल गया कि जनाब इन्फ्लेमेशन हो रही है, इम्यून सिस्टम जो है वो जाके अटैक कर रहा है। अब बात आ जाती है कि यार ये वाली जो इन्फ्लेमेशन है ये हो क्यों रही है? आप बताएं ना कि इम्यून सिस्टम क्या पागल हो गया? जी पागल हो गया। बेसिकली क्या होता है कि आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर हमें काज का प्रॉपर पता ही नहीं है कि ये मतलब क्यों उधर इन्फ्लेमेशन हो रही है, क्या मसला हो रहा है। हम ये कहते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड है, हमें खास खास का पता नहीं, लेकिन हमारे जो तुक्के हैं इसके बारे में वो ये हैं कि हो सकता है कि हमारा इम्यून सिस्टम पागल हो गया हो, जिसको हम ऑटो इम्यूनिटी कहते होते हैं। मींस के इम्यून सिस्टम पागल हो के अपने ही टिश्यूज को अटैक करना शुरू कर दे। देखिए आपके जब फौज को बनाया जाता है ना, मींस के आपके इम्यून सिस्टम को, इम्यून सेल्स को बनाया जाता है, तो उनको बॉडी के सेल्स दिखाए जाते हैं कि तुमने इनको नहीं मारना। लेकिन अगर क्या हो कि आपका इम्यून सिस्टम पागल हो जाए और वो अपने ही सेल्स को मारना स्टार्ट कर दे, दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। ठीक हो गया? इट मींस कि आप देख रहे हैं ना कि आपका इम्यून सिस्टम पागल हो के अपने ही कोलन को मार है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑटो इम्यूनिटी। तो एक तो ऑटो इम्यूनिटी हो सकती है। दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल आपके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे जो वाले साहिब हैं उन्हें क्या था, उन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस था, तो मेरे अंदर 15 टाइम्स एज कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन, मेरे अंदर 15 टाइम्स ज्यादा चांस है कि मेरे अंदर भी क्या होगा? अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा। बट आर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, वो लाइक जिस तरह आपके वालिदैन है, आपके जो बच्चे पैदा होंगे इंशाल्लाह, ठीक है, और आपके जो सिबलिंग्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, तो इन सबको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स। अगर उनके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो आपके अंदर भी चांसेस हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा। तो यहां से आपको एमसीक्यूज आता है, वो आपको कहेगा कि एक बंदा है, उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसका जो वालिद था वो अल्सरेटिव कोलाइटिस से मर गया। तो इस तरह की आप लोगों को कोई हिस्ट्री वगैरह देगा, ठीक है, तो आपका माइंड इस बारे में बन जाएगा। देन दूसरा आ जाता है वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द डाइट। इट मींस कि आप लोग ज्यादा फ्राइड फूड्स वगैरह, मतलब जो कि वेस्ट के अंदर डाइट है, वो यूज करो। क्या क्या है कि आपकी एज जो है वो 20 से 40 के दरमियान मोस्टली आपके पेशेंट्स इसी एज के अंदर प्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक और बड़ी मजे की बात कि अल्सरेट जो बंदा स्मोकिंग करता है उसके अंदर लेस चांसेस होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के। तो ये चीज आपने बस याद रख लेनी है कि जो बंदा स्मोकिंग करता है उसका स्मोकिंग का प्रोटेक्टिव रोल है अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। जबकि हम जब क्रोन डिजीज पढ़ेंगे तो उसमें स्मोकिंग जो है वो क्रोन डिजीज की कंडीशन को वर्स करवा देती होती है। खैर अब बात करते हैं कि हम पैथोलॉजी की वैसे ही मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगी, वो रेक्टम से स्टार्ट होगी, वो ऊपर की तरफ चलती जाएगी। इसको हम प्रोक्सिमली कहते होते हैं, मींस के टुवर्ड्स द बॉडी जा रही है, मींस के जहां पे बॉडी का एंड हो रहा है, इनस के ऊपर समझे कि काइंड ऑफ इधर एंड हो रहा है हमारे पास कोलन का, तो आपकी इन्फ्लेमेशन ऊपर बॉडी की तरफ जा रही है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि आपकी इन्फ्लेमेशन ऊपर की तरफ, मींस के प्रोक्सिमली जो है वो जा रही होती है। और देन ये कोलन को किस तरह इन्वॉल्व करती होती है? वेरी इंपॉर्टेंट बात कि ये कंटिन्यूअसली इसको इन्वॉल्व करती होती है। जबकि क्रोन डिजीज के अंदर आपको स्किप लीजन जो हैं वो मिल रही होती हैं। देन आ जाता है कि फॉर एग्जांपल जब आप लोग दूसरा कर रहे हो, कोलोनोस्कोपी कर रहे हो और आप कोलन को देख रहे हो और उस बंदे का जो कोलन है उसका क्या हुआ पड़ा है? अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ पड़ा है। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि जहां पे आपको सोजश होती है वो एरिया रेड हो जाता है कि नहीं हो जाता? ऐसा ही है कि नहीं है? तो इसी तरह जब आप लोगों का बंदे का अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसको क्या हुई पड़ी है? कोलन के अंदर सोजश हुई
पड़ी है, इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है, तो बताओ कोलन अंदर से क्या होगी? रेड होगी। मेडिकल लैंग्वेज के लिए रेड के लिए क्या वर्ड यूज होगा? हाइपरीमिया। ठीक हो गया? तो आप लोग जब कोलोनोस्कोपी कर रहे होगे, मींस के इधर से ना कोलोनोस्कोप डालते होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, हम ये फॉर एग्जाम्पल नीले वाली कर लेते हैं कि ये मैं कोलोनोस्कोप डाल रहा हूँ, मैं इधर से ये डालता जाऊंगा जनाब, एक मिनट, हाँ हाँ, मैं इधर से क्या कर रहा हूँ, कोलोनोस्कोप डाल रहा हूँ, और इसके ऊपर आप लोगों को पता है कि कैमरा लगा होता है, तो इसमें आप लोग यहाँ से आगे देखोगे, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो एरिया है ये रेड हुआ पड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइपरीमिया कहेंगे। इधर क्या होगा? काफी ज्यादा फ्लूइड भी पड़ा होगा। आपको पता है ना कि जब इन्फ्लेमेशन होती है तो वेसल्स लीकी हो जाती हैं, ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई हुई है, लेकिन चलो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो उनको समझा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी आपकी इन्फ्लेमेशन होती है तो आपके इम्यून सेल्स ने किसी जगह के ऊपर जो है वो आना होता है, तो इम्यून सेल्स के उस जगह पे आने के लिए आपके ये जो ब्लड वेसल्स है ना, ये अपने दरवाजे खोल देती होती हैं, इस तरह करके खोल देती हैं ताकि इम्यून सेल्स यहाँ से जा सके। तो आपके इम्यून सेल्स तो इधर से जाएंगे इस जगह के ऊपर, लेकिन साथ में जो फ्लूइड है वो भी इधर चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? एक्सेसिव अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाती है इन योर एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस। तो इसको हम क्या कहते हैं? एडिमा कहते हैं। इट मींस कि जब मैं कोलोनोस्कोपी कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या मिल जाएगा? एक तो ये वाला जो एरिया है वो रेड मिल जाएगा, दूसरी बात ये कि ये वाला जो एरिया इधर काफी ज्यादा फ्लूइड मिल जाएगा, मींस कि मुझे क्या मिल जाएगा? एडिमा मिल जाएगा। तीसरी बात ये कि ये वाला जो एरिया होगा ये अनइवन होगा। देखिए अगर फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल है तो ये बिल्कुल इवन, बिल्कुल स्मूथ होगा, ऐसे ही कि नहीं है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन ये जहां पे कोई एरिया डैमेज है, कोई ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ये आप लोगों को अनइवन मिल रहा होगा, तो इसको हम कहते हैं ग्रेन्युलैरिटी। कि आपको क्या मिल रही होगी? ग्रेन्युलैरिटी जो है ये मिल रही होती है। और अगर छोटा मोटा जख्म भी आपको मिल सकता है उधर, तो आप लोगों को अल्सर्स वगैरह जो है वो भी मिल सकते होते हैं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दैट इज के इस पर्सन के अंदर आप लोगों को सूडो पोलिप्स मिल रहे होते हैं। What does it mean by pseudo polyp? पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोलिप क्या होता है। पोलिप सिंपली हम कहते होते हैं इस तरह करके अगर कोई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो ना तो उसको हम पोलिप कह देते हैं। बट इस सूडो पोलिप के अंदर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आप लोग इमेजिन करें कि यहाँ पे क्या हो गया है? इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो इधर क्या बन गया जनाब? अल्सर बन गया। फॉर एग्जांपल आप लोग इमेजिन करें यहाँ पे क्या बन जाएगा? अल्सर बन जाएगा। तो आपको पता है, जाहिर सी बात है, जहाँ पे अल्सर बनेगा वहां पे एक गड़ा सा बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये वाला एरिया ठीक है, तो ये बिल्कुल एरिया ठीक होगा, यहाँ पे अल्सर बना हुआ है, ठीक है, तो इट मींस कि आपको इस तरह करके ना ये उभार से मिल रहे होंगे, ये देख छोटे छोटे उभार से मिल रहे होंगे म्यूकोजा के ऊपर, ठीक है, कोलन की म्यूकोजा के ऊपर। तो इनको हमने क्या कह दिया? सूडो पोलिप। मींस के ये लग तो आपको पोलिप की तरह ही रहे हैं, ये लग तो आपको वही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ही रही है, लेकिन ये असल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं होती। ये सिंपली क्या होता है कि साथ में गड़ा बना हुआ होता है, इस वजह से जो नॉर्मल म्यूकोजा होती है ना वो आप लोगों को थोड़ी सी उभरी हुई लगती होती है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रख लेनी है कि इस पर्सन के अंदर आपको सूडो पोलिप्स मिल रहे हैं, और ये काइंड ऑफ की पॉइंट है अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर सूडो पोलिप्स का मिलना, दैट इज काइंड ऑफ की पॉइंट। तो ये आप लोगों ने मस्ट याद रख लेना है कि आपको क्या मिल रहे होंगे? सूडो पोलिप्स मिल रहे होंगे। क्यों मिल रहे होंगे वो आप लोगों को मैंने बता दिया कि आपको सूडो पोलिप्स जो है वो क्यों मिल रहे होते हैं। अब देखिए जब आपकी जो इन्फ्लेमेशन है बहुत ज्यादा होती जाती है, बहुत ज्यादा होती जाती है, तो उस केस में इवेंचुअली आपकी जो इंटेस्टाइन है वो जवाब दे जाती है, वो कहती है कि यार मैंने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना। दोबारा इस पॉइंट को रिपीट करना चाहूंगा बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है, बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है, तो उस केस में आपका इतना ज्यादा डैमेज हो जाता है कि इवेंचुअली जो मेरा कोलन है वो जवाब दे जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करता। अब देखो जब वो मेरा कोलन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा, पीछे से क्या आएगा? खाना आएगा। खाना आएगा तो जाहिर सी बात है कोलन अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर ही खाना आगे जाएगा, लेकिन कोलन कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, तो उस केस में इधर सारा जो है ना वो खाना अकामुलेट होता जाता है। तो इसकी वजह से आपका जो कोलन है वो क्या कर जाता होता है? काफी ज्यादा डायलेट कर जाता होता है। तो ये चीज आपने मस्ट याद रख लेनी है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टॉक्सिक मेगा कोलन। ये भी मैं आप लोगों को अंडरलाइन करवाता हूँ, ये वाली जो कंडीशन है। और ये क्या है? ये बेसिकली आप लोगों की एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है। मींस कि अगर आपके एक पेशेंट है और उसको क्या था? अल्सरेटिव कोलाइटिस था, और वो आपके पास प्रेजेंट कर गया है टॉक्सिक मेगा कोलोन के साथ। मेगा मींस बड़ा, कोलन मींस के आपका कोलन जो है वो क्या हो गया है? वो बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये क्या होती है? ये मस्ट आपने याद रखना है, दैट इज सर्जिकल इमरजेंसी। सर्जिकल इमरजेंसी मींस के इस पर्सन की आपको क्या करना पड़ेगी? जल्दी से जल्दी जो है वो सर्जरी करनी पड़ती होती है, ठीक हो गया। तो आपको ये चीज मिली होती है। अभी हम इसको आगे जाके पढ़ते हैं, इसमें फीवर और वो सारी चीजें वो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिलहाल जस्ट आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी का पता होना चाहिए कि पीछे मसला क्या हो रहा था। बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही थी और इवेंचुअली मेरा जो कोलन है वो बहुत ज्यादा डायलेट कर जाता होता है। इसको मैं टॉक्सिक मेगा कोलन कहता हूँ, एंड दैट इज सर्जिकल इमरजेंसी। अब ये वाली जो मैंने सारी ऊपर बातें बताई है ना, ये वो बताई हैं कि जब आप लोग अपनी आंख से देख रहे तो आपको क्या क्या मिल रहा था? लाइक हाइपरीमिया मिल रहा था, एडिमा मिल रहा था, ग्रेन्युलैरिटी वगैरह मिल रही थी, अल्सर वगैरह जो है ये सारी चीजें मिल रही थी, या सूडो पोलिप्स वगैरह जो है ये मिल रहे थे। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा था। अब आ जाते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर
इन पर्सन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो मुझे क्या मिल रहा होता है। अब देखिए माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर अगर मैं देखूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे, इधर फौजी मिलेंगे, ऐसा ही कि नहीं है, मींस के मेरे जो इम्यून सेल्स हैं वो मिलेंगे। तो इम्यून सेल्स को मैं क्या कहूंगा, उनकी वजह से क्या हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो उनको मैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स कह देता होता हूं। इट मींस के ये वाला जो पर्सन होगा, इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी ये वाली जो म्यूकोजा है, कोलन की म्यूकोजा है, अगर इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाके देखूंगा तो उसके अंदर मुझे क्या मिल रहे होंगे, काफी ज्यादा सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं वो मिल रहे होते हैं। अब देखिए ये चीज ना बेसिकली ना आपकी ये वाली जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसके अंदर इस तरह करके छोटे छोटे गड्ढे से होते हैं, इस तरह करके अगर फॉर एग्जांपल मैं चलो इधर बना देता हूं, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर इस तरह करके ना छोटे छोटे गड्ढे से होते हैं, इनको हम कहते होते हैं क्रिप्स, क्रिप्स ऑफ लाइबर कोहेन। तो आप लोगों को ये चीजें मिल रही होती है, मींस के ये चीज नॉर्मल है कि आपको क्या मिल रही होगी, इधर क्रिप्स मिल रही होती है, ये एक नॉर्मल चीज है। अब इधर क्या आके फंस जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने इमेजिन करें कि इधर आके क्या हुआ है, इधर आपके सारे जो इम्यून सेल्स हैं उन्होंने अटैक किया हुआ है, राइट है। आप देखिए मेनली जो एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है ना, अचानक से जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसके अंदर मेनली आपके जो फौजी होते हैं वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स। तो ये जो सारे न्यूट्रोफिल्स है ना, ये इधर आके कामुलेट हो जाएंगे। जब ये सारे न्यूट्रोफिल्स इधर आके कामुलेट हो जाते होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है, ये वाले जो न्यूट्रोफिल्स हैं इन्होंने ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है। किसके ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, आपकी ये वाली जो क्रिप्स ऑफ लाइबर कोहेन थी। क्रिप्स ऑफ लाइबर कोहेन क्या है, ये सिंपली क्या है, डिप्रेशंस हैं। किसके अंदर डिप्रेशंस हैं, आपकी वॉल के अंदर। किसकी वॉल के अंदर, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर छोटी छोटी डिप्रेशन सी हैं, ठीक है, छोटे छोटे गड्ढे से हैं, जिनको हम क्रिप्स कह रहे हैं। लेकिन जब क्या होगा, जब अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा, तो मैं उन क्रिप्स को देखूंगा माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, तो मुझे उधर क्या मिल रहे होंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं वो मिल रहे होते हैं। तो इस चीज को मैं क्या कह देता हूं, इस चीज को मैं क्रिप्ट एब्सेसिस कह देता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये दूसरा की पॉइंट आ गया, एक सूडोपोलिप्स वाला की पॉइंट है, ये वाला जो मैंने आप लोगों को बताया सूडोपोलिप्स वाला, और दूसरा क्रिप्ट एब्सेसिस वाला, कि आपकी ये वाली जो क्रिप्स हैं वो क्या होती हैं, क्लोग हो जाती हैं। किसकी वजह से क्लोग हो जाती है, न्यूट्रोफिल्स की वजह से क्लोग हो जाती होती हैं। तो इस चीज को हमने क्या कह दिया, क्रिप्ट एब्सेसिस कह दिया। अब आप लोग जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि हम एब्सेस किसको कहते होते हैं, वाल्ड ऑफ कैविटी ऑफ पस को हम एब्सेस कह देते हैं, ऐसे ही कि नहीं है, ठीक है। और वाल्ड ऑफ कैविटी ऑफ पस को हम क्या कहते हैं, एब्सेस। और पस हम किसको कहते होते हैं, मरे हुए जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, और साथ में जो थोड़ा बहुत फ्लूइड होता है, और आप लोगों के मरे हुए बैक्टीरिया, ये सारा अगर इनका कब्रिस्तान को इकट्ठा हम कर दें तो उसको हम पस कहते हैं। अगर इसके गिर्द फाइबर्स की दीवार बनी हुई हो तो उसको हम एब्सेस कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी इधर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना मेरे न्यूट्रोफिल्स मरे हैं, ना इसके इधर कोई पस बनी है, ना इधर कोई वाल्ड ऑफ कैविटी ऑफ पस बनी है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो आप इसको एब्सेस कैसे कह रहे हो। तो ये रियल एब्सेस नहीं होती, लेकिन इसको एब्सेस का नाम दिया जाता है। ये चीज भी आपने याद रख लेनी है, कोटिंग फ्रॉम प्लेबेबल, ठीक है, कि ये जो है ये रियल एब्सेस नहीं होती, लेकिन इसको वैसे एब्सेस का नाम दिया जाता है। आपको पता चल गया कि ये क्रिप्ट एब्सेसिस क्या है, कि आपकी ये वाली जो क्रिप्स होंगी उनको किसने क्लोक किया होगा, न्यूट्रोफिल्स ने क्लोक किया होगा, एंड दीज आर नॉट द रियल एब्सेसिस। तो आपको ये सारी चीजें मिल रही होंगी। तो एमसीक्यूज के अंदर आपको कौन कौन सी चीज देगा जो कि आपने मस्ट याद रखनी है, एक सूडोपोलिपिस इसमें आपने मस्ट याद रख लेना है, एक आपने इसके अंदर क्रिप्ट एब्सेसिस मस्ट याद रख लेनी है, और ये चीज अभी मैं आगे जाके आप लोगों को पढ़ाता हूं। चलिए जी, आपको माइक्रोस्कोपिक, अब देखिए आपको मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर भी पता चल गया कि अगर मैं अंदर से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा। आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर भी पता चल गया कि अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा। अब बात आ जाती है कि वो बंदा मेरे पास प्रेजेंट कैसे करेगा। सर जी आपने बाकी सारी बातें तो बता दी, आप ये बताएं कि वो बंदा मेरे पास प्रेजेंट कैसे करेगा। अब देखिए होगा क्या, होगा ये कि अंदर क्या चल रही है, इन्फ्लेमेशन चल रही है, ऐसे ही कि नहीं है। तो उसकी वजह से वहां से क्या होगी, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होगी। तो वो ब्लीडिंग कहां पे आएगी, वो जाहिर सी बात है आप लोगों के स्टूल के अंदर आएगी। इधर क्या हो रही है, इधर जख्म बन रही है, इधर इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, हम रेड में कर लेते हैं कि जनाब इधर से ब्लड निकलेगा। तो वो ब्लड कहां पे आएगा, जाहिर सी बात है फीसिस के अंदर आएगा, ठीक है। तो आपको क्या, वो वाला जो पर्सन होगा, एक तो उसकी जीआईटी इरिटेट हो गया, इन्फ्लेमेशन चल रही है तो जीआईटी इरिटेट हुई पड़ी है। तो आपने एक चीज मस्ट याद रख लेनी है कि जब भी आपकी जीआईटी जो है वो बहुत ज्यादा इरिटेट होगी ना, तो उस केस में बंदे को क्या हो जाता होता है, डायरिया हो जाता है, ठीक हो गया। अब डायरिया की दो टाइप्स होती है, एक होता है ब्लडी डायरिया, एक होता है वाइटरी डायरिया, वाटरी डायरिया, ठीक है। तो अब ये वाला जो बंदा होगा इसमें तो क्या आ रहा होगा, पहले पहले स्टार्ट में जब अल्सर वगैरह नहीं बने होंगे, ब्लीडिंग नहीं होगी, उसमें सिंपल आप लोगों को वाटरी डायरिया मिल रहा होगा। लेकिन इवेंचुअली जब अल्सर बन जाएंगे, उधर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो देन आप लोगों को क्या मिल रहा होगा, ब्लडी डायरिया जो है मिल रहा होता है। तो दैट इज द प्रेजेंटिंग सिम्टम। वो पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट कर जाता होता है, ब्लडी डायरिया के साथ जो है वो वाला पर्सन आप लोगों के पास प्रेजेंट कर जाता है। आप अपना नाम भूल जाए, लेकिन ये चीज आपने नहीं भूलनी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का बंदा मेरे पास कैसे प्रेजेंट करेगा, ब्लडी डायरिया के साथ प्रेजेंट करेगा।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जरा ना थोड़ी सी लॉजिकल बात करें कि जो ब्लडी डायरिया होता है वो आपको और केसेस के अंदर भी तो होता है, लाइक बंदे को क्रोन डिजीज हो, उसके बाद फॉर एग्जांपल बंदे को कार्सिनोमा वगैरह हो, या फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास जो है इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, जीआईटी का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो उस केस में लाइक शिगेला वगैरह का भी मैं आगे आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। तो इन सारे इन्फेक्शन के केसेस के अंदर मैं ये इधर आप लोगों को चलो डिफरेंशियल के अंदर ये इन सारे केसेस के अंदर भी तो आप लोगों को ब्लडी डायरिया हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल आप लोगों के ये वाले जो सारे बैक्टीरिया वगैरह हैं, ये जो फॉर एग्जांपल वायरस अगर जीआईटी को इन्फेक्ट कर दे तो उस केस में भी तो ब्लडी डायरिया हो सकता है, तो ये वाला भी बंदा ब्लडी डायरिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है, तो मैं उस चीज को डिफरेंशिएट कैसे करूंगा? तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर बंदा ब्लडी डायरिया के साथ प्रेजेंट किया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मुझे इन सारी चीजों के बारे में जो है वो सोचना पड़ता होता है, ठीक है। तो आप लोग क्रोन डिजीज है या कार्सिनोमा है ना, तो इनको तो कैसे डिफरेंशिएट कर लोगे, इनको सिंपली आप लोग कोलोनोस्कोपी करोगे, मीन के कोलन को अंदर से देखोगे और वहां से बायोप्सी कर लोगे, ठीक है, वहां से जो टिश्यू है वो आप लोग ले लेते होते हो, ठीक है। तो कोलोनोस्कोपी करोगे साथ में बायोप्सी करोगे, तो आपका ये जो क्रोन डिजीज के अंदर और चीज आपको मिल रही होती है, कार्सिनोमा के अंदर और चीज मिल रही होती है, जबकि आपका ये वाला जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसके अंदर आपने बायोप्सी के ऊपर फाइंडिंग मस्ट लिख लेंगे, इसने इधर नहीं लिखी, आई डोंट नो कि क्यों नहीं लिखी, आप लोग इधर बायोप्सी के ऊपर फाइंडिंग लिखे कि इसकी बायोप्सी के ऊपर आप लोगों को डिक्रीज्ड गोब्लेट सेल्स मिल रहे हैं। अब व्हाट डज इट मीन बाय डिक्रीज्ड गोब्लेट सेल्स, ये चीज भी मैं कोट कर रहा हूं प्लेबेबल से कि ऑन द बायोप्सी ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस आपको क्या मिल रहा होगा, डिक्रीज्ड गोब्लेट सेल्स मिल रहे होंगे। और यहां से एमसीक्यूज आया हुआ है वो आपको भाई, ये डायरिया वाली मतलब डाइसेंट्री, देखिए ये वाला जो ब्लडी डायरिया आता है ना, इसको काइंड ऑफ डाइसेंट्री भी कहते होते हैं, डाइसेंट्री डिवाइस एसएनटीआरवाई, ठीक है, तो इसको डाइसेंट्री भी कहते होते हैं। तो इस पर्सन के अंदर ऑन बायोप्सी आपको क्या मिल रहा होगा, मतलब ब्लडी डायरिया वाला बंदा है, आपने उसकी कोलोनोस्कोपी की और उधर से टिश्यू लिया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बायोप्सी कहते होते हैं। आपने बायोप्सी की, बायोप्सी के ऊपर आप लोगों को क्या मिल रहे हैं, डिक्रीज्ड गोब्लेट सेल्स मिल रहे हैं, तो उस केस में आपका माइंड कहां पे जाना चाहिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरफ जाना चाहिए। अब गोब्लेट सेल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली आप लोगों के वो सेल्स होते हैं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं और इनका काम होता है म्यूकस को प्रोड्यूस करना, बस इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इट मींस कि मैंने इन तीनों चीजों को, ये वाली जो दोनों चीजें इनको तो खत्म कर लिया। अब बात आ जाती है कि फॉर एग्जांपल इनको मैं कैसे डिफरेंशिएट करवाऊंगा, लाइक ये इस बंदे को ये वाला जो डाइसेंट्री हुई है, ये वाला जो ब्लडी डायरिया हुआ है, ये किस वजह से हुआ है, ये अदर इन्फेक्टिव कोलाइटिस है या क्या है कि ये आप लोगों का अल्सरेटिव कोलाइटिस है। इन्फेक्टिव मींस के इन्फेक्शन की वजह से कोलन की इन्फ्लेमेशन हो जाना, अल्सरेटिव मींस के उसमें आप लोगों का ऑटोइम्यून प्रोसेस हो रहा था, वैसे इन्फ्लेमेशन हो रही थी, हमें काज का नहीं पता था, तो उस केस में आप लोगों को इन इन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो वो आपसे पूछता है कि आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो आपके पास होता है, जब फॉर एग्जांपल आपके पास एक बंदा प्रेजेंट कर गया, ये प्लेबेबल का एमसीक्यूज बता रहा हूं, इसी तरह एमसीक्यूज आया हुआ है, वो कहता है कि आपके पास एक पर्सन जो है वो प्रेजेंट कर गया, उसको तकरीबन एक वीक से जो है वो ब्लडी डायरिया, एब्डोमिनल पेन वगैरह है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन वगैरह, ये सारी चीजें हैं। अब वहां से आपको पता है हिस्ट्री से आपका दोनों तरफ माइंड जाएगा ना, उस बंदे को इन्फेक्टिव कोलाइटिस भी हो सकता है, उस बंदे को अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकता है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले जो है वो स्टूल एग्जामिनेशन करवाना पड़ता है। अब इसने तो इधर लिख दिया सिंपल स्टूल एग्जामिनेशन, लेकिन वो आपसे पूछता है कि स्टूल एग्जामिनेशन में आपने क्या करना है, तो इधर आप लिखें कि इस केस में मुझे स्टूल माइक्रोस्कोपी करनी पड़ेगी, ठीक है, मैं देखूंगा माइक्रोस्कोप से कि जनाब अंदर क्या चीज चल रहा है, मतलब बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं है स्टूल के अंदर। दूसरा वो वाला जो स्टूल है उसका आपने कल्चर करवा लेना है, ताकि अगर उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो वो क्या कर देंगे, ग्रो कर देंगे, ठीक है। तो आपने उसकी कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा लेनी होती है और साथ में स्टूल माइक्रोस्कोपी करवा लेनी होती है, ठीक है। तो आप देखिए फॉर एग्जांपल आपने कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा लिया, आपने स्टूल माइक्रोस्कोपी करवा ली, आपको कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं मिला, आपने बायोप्सी करवा ली, आपको क्या मिल गया, डिक्रीज्ड गोब्लेट सेल्स मिल गए। आपका डायग्नोसिस अब भूल जाओ बाकी सारी चीजों को, अब आपका जो डायग्नोसिस है वो क्या बन चुका है, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस बन चुका है। खैर आपको पता चल गया कि अगर पर्सन मेरे पास ब्लडी डायरिया के साथ प्रेजेंट करता है तो उसमें काफी काजेस हो सकते हैं ब्लडी डायरिया के, लेकिन मैं इस चीज को कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, इस चीज का आप लोगों को पता चल गया कि मैं उसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूं। दूसरी बात यह कि उस बंदे के अंदर आप लोगों को लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर जो पेन है वो मिल सकती है। आपको पता है कि हम आप लोगों का जो एब्डोमेन होता है इसको 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड करते होते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर आप लोगों का एक बंदा आ गया है और ये आ गई जनाब उसकी प्यारी सी नाफ बेली आ गई, ठीक है, तो ये बेली आ गई, आपने इधर एक लाइन खींच देनी है, एक जनाब आपने इधर लाइन खींच देनी है, तो ये ऊपर वाला जो ये राइट साइड आ गई, ये आ गई लेफ्ट साइड, ये आ गया राइट अपर क्वाड्रेंट, ये आ गया राइट लोअर क्वाड्रेंट, ये आ गया आपका लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और ये आ गया लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो आपको पता है ना आपका ये जो रेक्टम है वो कहां पे है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर है। आपका इधर से जो काइंड ऑफ थोड़ा बहुत पार्ट है डिसेंडिंग कोलन का वो कहां पे है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर है। तो ये वाला जो बंदा होगा ना इसके अंदर वो कह सकता है कि वो वाला जो बंदा है उसमें लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर टेंडरनेस मिल रही है। अब एक होती है सिंपल पेन, एक होती है टेंडरनेस, लेकिन टेंडरनेस उस चीज को हम कहते होते हैं कि जब मैं किसी चीज को ऊपर से पाल्पेट करूं, हाथ लगाऊं या कोई चीज उधर
अंदर लगाऊं तो पेन हो, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, टेंडरनेस। तो इस बंदे के अंदर आप लोगों को ब्लडी डायरिया के साथ साथ वो कह सकता है कि टेंडरनेस इन द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ये चीज मैं कोट कर रहा हूं स्टेप 2 सीके से, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज मिल सकती है, टेंडरनेस इन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट मिल सकती है, ये आपने लिख लेना है। अब देखें आपके पास ये वाले जो क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं ना, ये डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज आ रहे होते हैं कि आपकी वो वाली जो डिजीज है उसने कितने पार्ट को इन्वॉल्व किया है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी ब्रेक। हमारे टाइम हम बेसिकली बात कर रहे थे क्लिनिकल फीचर्स की कि अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला जो बंदा है वो हमारे पास कैसे प्रेजेंट करेगा, तो वो हमें पता चल गया कि वो बंदा मेरे पास मस्टली ब्लडी डायरिया के साथ जो है वो प्रेजेंट करता होता है। लेकिन देखिए इसके जो सिम्टम्स है ना वो थोड़े से वेरी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। अब आपको पता है ना कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रही थी वो कहां कहां पे हो रही थी, वो नीचे लाइक जस्ट रेक्टम तक भी हो सकती है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल जस्ट रेक्टम तक भी हो सकती है, या ऊपर कोलन तक हो सकती है, या फॉर एग्जांपल इधर तक कोलन को दूसरा वो इन्वॉल्व कर लिया है, या आगे भी कोलन को इन्वॉल्व कर दिया है। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट जो है इसके सिम्टम्स, इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो वेरी कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जस्ट आपकी जो इन्फ्लेमेशन है ना उसने जस्ट रेक्टम को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो जस्ट अगर रेक्टम की इन्फ्लेमेशन हो तो उसके लिए जो टर्म यूज होती है दैट इज प्रोक्टाइटिस। व्हाट इज प्रोक्टाइटिस? दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेक्टम। अब देखिए आपका जो रेक्टम है वो जब इन्फ्लेम होगा, उसकी जब इन्फ्लेमेशन होगी, तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब भी रेक्टम के अंदर जो मतलब इधर फीसिस आते हैं ना, तो वो रेक्टम की दीवार के साथ लगते हैं। रेक्टम की दीवार थोड़ी सी इरिटेट होती है, तो आपका मैसेज चला जाता है कि जनाब आप क्या कर दो, डेफिकेट कर दो। लेकिन आप देखें रेक्टम की दीवार के साथ क्या आके लग गया, इन्फ्लेमेटरी सेल्स लग गया। वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स क्या करेंगे, वो इसको इरिटेट करेंगे, आपकी रेक्टम को इरिटेट करेंगे। जब आपके रेक्टम को इरिटेट करेंगे तो आपका मैसेज आएगा ब्रेन की तरफ, यार तुम क्या करो, डेफिकेट कर दो। हालांकि खाना इधर नहीं होगा। दोबारा मैं इस चीज को समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इमेजिन करें कि ये क्या है, ये आपका रेक्टम है। अब ऊपर से मैं सारी नहीं बना रहा। रेक्टम के अंदर जब भी इधर फीसिस आते हैं वो इस दीवार को दूसरा स्टिमुलेट करते हैं, इरिटेट करते हैं। आपका मैसेज पीछे चला जाता है कि जाओ पखाना करके आओ, डेफिकेट करके आओ। लेकिन अब क्या हुआ कि इस बंदे के अंदर दूसरा प्रोक्टाइटिस हो गया। प्रोक्टाइटिस क्या है? दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेक्टम होगी। तो अब इसमें आप लोगों की जो दीवार है वो वैसे ही इरिटेट हो रही होगी। जब ये दीवार इरिटेट हो रही होगी तो चाहे इधर फीसिस ना भी आए फिर भी आपका पीछे मैसेज चला जाएगा कि डेफिकेशन करके जाओ, पखाना करके आओ। तो उस बंदे के अंदर आप लोगों को क्या मिल रहा होगा? टिनेस्मस मिल रहा होता है। ये आपकी बुक के ऊपर लिखा है कि इस पर्सन के अंदर आपको टिनेस्मस मिलेगा। टिनेस्मस अगर मैं आम जुबान के अंदर कहूं तो जिसे कहते हैं मरोड़ पड़ना, ठीक है, मतलब मरोड़ पड़ना। लेकिन अगर हम मेडिकल लैंग्वेज की बात करें या हम इसमें थोड़ा सा मेडिकल लैंग्वेज की बात करें तो इसमें होता है कि फ्रीक्वेंट अर्ज टू हैव बाउल मूवमेंट, ठीक है, कि आपका बार बार दिल करेगा कि मैं जाऊं डेफिकेट करके आऊं, लेकिन आपका जो बाउल है वो एम्प्टी होगा, इधर कोई दूसरा फीसिस वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को बताया कि आपको थोड़ा सा क्रैम्पिंग लाइक पेन भी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज आप लोगों को मिल रही होती है। तो ये होता है टिनेस्मस आम जुबान में, जिसको मरोड़ पड़ना कहते होते हैं। तो उस बंदे को वो मरोड़ से पढ़ेंगे लाइक वो आपको क्या कहेगा, टिनेस्मस कहेगा। वो आपको कह सकता है कि उस बंदे के अंदर आप लोगों को पेन मिल रही है, क्रैम्पिंग मिल रही है। वो पीछे की सारी कहानी आपको पता चल गया कि इन्फ्लेमेशन हो रही है, और इन्फ्लेमेशन किसकी हो रही है? रेक्टम की हो रही है, जिसकी वजह से ये मसला मिल रहा है। दूसरी बात ये कि उस बंदे के अंदर आप लोगों को अर्जेंसी मिल रही होगी। ये चीज है, ये है की पॉइंट जो कि आप लोगों को मोस्टली वो बताएगा कि उस पर्सन के अंदर आपको अर्जेंसी मिल रही होगी। मींस के वो वाला जो पर्सन है जब भी उसको टॉयलेट आएगा तो वो भाग के जो है वो टॉयलेट के अंदर जाएगा, बिकॉज उसको ऐसे लगेगा कि यार ये जो है ये निकलने वाला है, ठीक है। तो एमसीक्यूज के अंदर वो बिल्कुल यही टर्म यूज करता है कि हैज टू रन टू द टॉयलेट, पेशेंट हैज टू रन टू द टॉयलेट, इसी तरह बताएगा, ठीक है। तो अर्जेंसी का वो आप लोगों को एमसीक्यूज के अंदर बताएगा कि उस बंदे को जनाब मतलब अर्जेंसी क्यों हो रही है, बिकॉज आपकी पहले ये इरिटेट हुई पड़ी है। अब अगर खाना आएगा तो और इरिटेट होगी, तो बहुत ज्यादा मैसेज आएगा, बहुत ज्यादा मैसेज आएगा। तो आप जल्दी से जाओगे वॉशरूम के अंदर कि यार जल्दी से जो है वो इस चीज को निकाल के आओ, डेफिकेट करके आओ। तो उस बंदे के अंदर आपको दो चीजें मिल जाएंगी अगर जस्ट प्रोक्टाइटिस होगा। एक मिलेगा टिनेस्मस, दूसरा क्या मिल जाएगा? अर्जेंसी। टिनेस्मस का अगर आप लोगों ने लिखना है तो आप लोग लिख लें कि फ्रीक्वेंट अर्ज टू हैव बाउल मूवमेंट इवन दो योर बाउल इज एम्प्टी, ठीक है। तो आपको ये चीज मिल रही होती है। अब आ जाता है लेफ्ट साइडेड टोटल कोलाइटिस। लेफ्ट साइडेड टोटल कोलाइटिस का क्या मतलब होगा कि आपका पूरा जो कोलन है ना वो इन्वॉल्व हो गया। तो इसको आप लोग क्या कह दोगे? इसको आप लोग लेफ्ट साइडेड टोटल कोलाइटिस कह देते हो। मींस कि आपका कोलन अगर जो हमारे पास ये वाला जो ट्रांसवर्स कोलन है ना इससे मिड से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए। अब देखें ये इसका दरमियान है, तो आपकी ये वाली जो इन्फ्लेमेशन एक्सटेंड करती जाए और इससे भी ज्यादा आगे चली जाए, तो ये वाली जो चीज होगी, ये वाली जो इन्फ्लेमेशन होगी, इसको आप लोग लेफ्ट साइडेड टोटल कोलाइटिस कह देते हो। बिकॉज आप देख सकते हैं अगर आप लोगों की बॉडी की ये राइट साइड है तो ये बॉडी की कौन सी आ गई? लेफ्ट साइड आ गई। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड का पूरा जो कोलन है उसकी क्या हुई पड़ी है? इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है, ठीक है। तो अगर ये केस होगा तो इस केस में आप लोगों को वही ब्लडी डायरिया मिल रहा होता है, और ये ब्लडी डायरिया जो है वो काफी वर्ष होता है। लाइक आप लोगों को 20 टाइम्स अ डे भी स्टूल्स आ सकते हैं, ठीक है। एक तो आप लोगों को इस बंदे के अंदर ये चीज मिली होगी। अब यहाँ से हमारी सारी कहानी निकलनी है, तो इस वजह से हम ऐसे करते हैं कि इसको थोड़ा सा ना दोबारा ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका असेंडिंग कोलन आ गया, ये आपका ट्रांसवर्स कोलन आ गया, ये आपका जनाब डिसेंडिंग कोलन आ गया, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम, और देन आगे जो है वो एनस आ गया। मैं कहता हूं कि उस बंदे का ये वाला जो सारी साइड है ना, इधर से सारी
साइड इसकी इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है। जब इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है तो ये वाला इधर से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। और ये वाला जो ब्लड है, हम चलो इसको रेड में कर लेते हैं, ये वाला ब्लड जाएगा जाएगा जाएगा, इधर से निकलता रहेगा निकलता रहेगा। तो आओ अब बताओ आप लोग, आपकी लॉजिक मतलब ब्रेन काम करता है। तो इस बंदे का क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है। जब इस बंदे का ब्लड लॉस हो रहा है तो बताओ बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, सारी सी बात है। बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी तो इसको हम क्या कहते होते हैं, एनीमिया कहते होते हैं। तो इस पर्सन के अंदर आप लोगों को खून की कमी मींस के एनीमिया जो है वो मिल जाता होता है, बिकॉज इसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लड का लॉस हो रहा है। अब देखें, जब उस बंदे को डायरिया हो रहा है तो उसका जाहिर सी बात है इधर से सारा जो पानी है बॉडी का वो भी तो निकल रहा होगा। इट मींस के उसकी बॉडी के अंदर वाटर लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर का बॉडी से लॉस हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। ये सारी चीजें बुक पे लिखी हैं, जो नहीं होगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो उस बंदे के अंदर आप लोगों को डिहाइड्रेशन मिल जाएगी। देन देखिए, वाटर जा रहा है तो इसके साथ जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक आप लोगों के सोडियम पोटेशियम, ये सारे जो हैं, कैल्शियम, ये सारे क्या होते हैं, ये आप लोगों के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मैग्नीशियम वगैरह, जिंक वगैरह, ठीक है। तो ये सारे क्या, ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो अब बताएं, ये भी तो इधर से लॉस होंगे ना, ऐसा ही कि नहीं है। इट मींस कि आप लोगों के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपका सोडियम है या जो पोटेशियम वगैरह है, ये भी इधर से लॉस हो जाएंगे पानी के साथ साथ ही। इट मींस कि उस बंदे के अंदर इन इलेक्ट्रोलाइट्स की जो है वो भी कमी हो जाएगी। देन देखें, आपका ब्लड जा रहा है तो ब्लड के अंदर और क्या होता है, ब्लड के अंदर सिर्फ आपके आरबीसी तो नहीं होते, ब्लड के अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं। तो ब्लड के अंदर आपकी एक बड़ी मेन प्रोटीन होती है, दैट इज एल्ब्यूमिन। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है आपके ब्लड के अंदर, दैट इज एल्ब्यूमिन। तो आप देखें, जब इधर से ब्लीडिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है आप लोगों के ब्लड से केवल जो प्रोटीन एल्ब्यूमिन है ये भी तो निकलेगी, ये भी तो जाया हो जाएगी। तो बताओ, आपकी बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन की कमी होगी या ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है आपकी बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन की भी कमी हो जाती होती है, जिसको हम हाइपो एल्ब्यूनीमिया कहते होते हैं। तो आप लोगों का हाइपो एल्ब्यूनीमिया हो जाएगा। अब देखिए, आपकी बॉडी से वाटर निकल रहा है, आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं, आपकी बॉडी से प्रोटीन्स निकल रही है, आपकी बॉडी से दूसरा जो सारा ब्लड है वो निकल रहा है। तो बताओ, वेट बढ़ेगा या कम होगा? सर जी, हर चीज निकल रही है तो जाहिर सी बात है वेट लॉस होगा। तो उस बंदे का क्या मिल जाएगा, आप लोगों को वेट लॉस मिल जाता होता है। देन दूसरी बात ये कि क्या चल रहा है, इधर इन्फेक्शन चल रही है, सॉरी, इधर इन्फ्लेमेशन चल रही है। जब इन्फ्लेमेशन चलती है, जब भी आप लोगों की बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, कि आपकी जब आप लोगों की काफी ज्यादा इन्फ्लेमेशन होती है तो उस बंदे को क्या हो जाता है, बुखार हो जाता है, ठीक है। तो उस बंदे को क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। और जब आपको पता है कि बुखार होता है तो आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टैकीकार्डिया कहते होते हैं। तो उस बंदे का क्या हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। नॉर्मल आपको पता है कि हम 60 to 100 लेते होते हैं, तो इससे वो थोड़ा बहुत ज्यादा बता सकता है। नॉर्मल मतलब 60 to 100 होता है ना, तो इससे थोड़ा बहुत ज्यादा बता सकता है, या 100 भी बता सकता है, ठीक है। तो वो आपको कह सकता है कि उस बंदे के अंदर फीवर मिल रहा है, टैकीकार्डिया मिल रहा है, उस बंदे के अंदर आपको एनीमिया मिल रहा है, उस बंदे के अंदर आपको डिहाइड्रेशन मिल रही है, उसके एल्ब्यूमिन जो है वो कम मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो बंदा जो है वो आपको बता सकता है। ये कब होगा, जब आपका लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस हो रहा है। जब लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस होगा, आपका ब्लडी डायरिया होगा। जब ब्लडी डायरिया होगा, जिसकी वजह से आपका वाटर लॉस होगा, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, आपका ब्लड लॉस होगा, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा, आपके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी, आपके अंदर मेनली हाइपो एल्ब्यूनीमिया होता है, ठीक है। एल्ब्यूनीमिया कितना हो जाएगा, नॉर्मल जो एल्ब्यूमिन का लेवल होता है वो आप लिख लें कि 35 से 50 जो है वो नॉर्मल होता है। लेकिन इस बंदे के अंदर, और ये पर लीटर, ठीक है, 35 से 50 जो है, 50 ग्राम पर लीटर जो है ये नॉर्मल होता है। लेकिन इस बंदे के अंदर क्या हो जाएगा, इस बंदे के अंदर लेस देन 30 ग्राम जो है वो हो जाता होता है। आपका एल्ब्यूमिन का लेवल, उसका वजन जो है वो कम हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया, फीवर होगा तो साथ में क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा सारी चीजें बन गई। लेकिन आपका अगर पीछे मतलब लॉजिक है तो आपने जस्ट ये चीज याद रखनी है, तो ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगी ना कि ब्लड डायरिया हो रहा है, सारी चीजों को आपने बॉडी से निकाल देना है। तो जब लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस होगा, देखिए आपको जो एमसीक्यू आता है, अगर जस्ट ये है तो उसमें आपको टिनाजमस देगा, अर्जेंसी देगा। लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन रेक्टम से ऊपर चली गई है तो ये तो देगा ही देगा, लेकिन साथ में आप लोगों को ये वाली जो सारी चीजें हैं ये भी दे रहा होता है। तो इन सारे क्लिनिकल फीचर्स के साथ वो वाला जो बंदा है वो आपके पास प्रेजेंट कर जाता होता है। अब हमने क्या किया, हमने सेवेरिटी की बेस के ऊपर, मीन के वो वाली जो डिजीज है वो कितनी शदीद है, इसकी बेस के ऊपर हमने जो अल्सरेटिव कोलाइटिस था इसको डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने इसको टाइप्स के अंदर डिवाइड क्यों किया, बिकॉज जितनी डिजीज ज्यादा स्वेयर होगी उसके अकॉर्डिंग हमारी ट्रीटमेंट होती है। तो इसी वजह से हमने इसके डिफरेंट लेवल्स बना लिए, लाइक डिजीज माइल्ड है, मॉडरेट है, स्वेयर है, फुलमिनेंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने डिजीज की सिवियरिटी के बेस के ऊपर इसको क्लासिफाई कर लिया और हर क्लासिफिकेशन की अलग से ट्रीटमेंट होगी। अब देखिए, मैं कहता हूं कि बंदे को माइल्ड डिजीज है, माइल्ड डिजीज मैं कब कहूंगा, जब उस बंदे को जो डायरिया होगा वो लेस देन 4 स्टूल्स डेली होंगे, तो उसको मैं सिंपली क्या कह देता हूं, माइल्ड डिजीज कह देता हूं। लेकिन अगर उस बंदे के अंदर जो है वो मोर देन 4 स्टूल्स होंगे, ठीक है, और डायरिया जो है वो ब्लडी भी हो सकता है, या फॉर एग्जांपल आप लोगों का नॉर्मल वाटरी डायरिया भी हो सकता है। तो अगर मोर देन 4 स्टूल्स होंगे और साथ में आप लोगों को साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी, साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी क्या है, वही फीवर, टैकीकार्डिया, तो आपको थोड़े बहुत साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी भी मिल रहे होंगे। देखिए, माइल्ड डिजीज क्या था, सिंपली लेस देन 4 स्टूल्स, ऐसा ही है कि स्टूल्स। मॉडरेट डिजीज क्या था, आप लोगों के मोर देन 4 स्टूल्स, लेकिन साथ में मिनिमल साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी, लाइक थोड़ा बहुत फीवर भी होगा,
तो ये देखिए लो ग्रेड फीवर भी आपको मिल सकता है, थोड़ा बहुत टैकीकार्डिया वगैरह जो है वो भी आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत आप लोगों को एब्डोमिनल पेन मिल सकता है, ये आ गया। देन आगे हमारे पास आ जाता है स्वेयर डिजीज, मींस कि इसके अंदर आप लोगों की जो डिजीज है वो बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर रहेगी। इस बंदे के अंदर आप लोगों को मोर देन 6 ब्लडी स्टूल जो है आ डे मिल रहे होते हैं, ठीक है। आपका बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा होता है और आप लोगों को टॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी वही मैंने आपको बता दिया, आपको क्या मिल रहा होगा, फीवर मिल रहा होता है, आपको टैकीकार्डिया मींस के हार्ट रेट उसका ज्यादा हुआ पड़ा होगा, ब्लड लॉस हो रहा है तो एनीमिया होगा, ठीक है। और एक और मजे की बात कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही होती है काफी ज्यादा, तो आपके पास दो मार्कर्स होते हैं, एक होता है ईएसआर, एक होता है सीआरपी। ये देखिए, ये आपने ऐसे नहीं समझना कि ये जस्ट अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रही है उसी के अंदर इंक्रीज होंगे। जब भी आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी ईएसआर इंक्रीज होगा, सीआरपी जो है वो इंक्रीज होगा। खैर, तो आपको पता चल इस बंदे के अंदर आपको ईएसआर और सीआरपी जो है वो इंक्रीज मिल जाएंगे। इट मींस कि यार जो इन्फ्लेमेशन है वो काफी ज्यादा हुई पड़ी है, तो इसको हम क्या कह देंगे, स्वेयर डिजीज कह देते हैं। देन आगे हमारे पास आ जाती है फुलमिनेंट डिजीज। फुलमिनेंट डिजीज के यार बहुत शदीद हो गया, बहुत शदीद कैसे कि आपको इधर जो स्टूल्स हैं वो मोर देन 10 बाउल मूवमेंट्स आपको मिल रही होती हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बंदे को 10 दफा से ज्यादा जो है वो वॉशरूम के अंदर जाना पड़ रहा है, तो उसका कितना वाटर का लॉस होगा, उसका कितना ब्लड का लॉस होगा, तो उसकी तो कंडीशन बहुत ज्यादा जो है वो वर्स हो जाती होती है। तो ये वाला जो बंदा होगा इसकी जनाब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होगी, इसके अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी मींस कि आपको फीवर टैकीकार्डिया वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा मिल रहा होगा, एब्डोमेन पे हाथ लगाने पे काफी पेन होगा, उसका एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंड हो जाएगा, इसका ब्लड लॉस इतना हो जाता होता है कि इवेंचुअली आप लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी पड़ती है, उसको ब्लड लगाना पड़ता होता है, ठीक हो गया। और देन उसके अंदर आपका ये वाला जो फुलमिनेंट डिजीज होगी ना, तो इसमें इवेंचुअली क्या हो सकता है कि आपकी जो इंटेस्टाइन है, आपका जो कोलन है वो जवाब दे जाएगा, वो बिल्कुल डायलेट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते होते हैं, टॉक्सिक मेगा कोलन कहते होते हैं। तो आपको पता है जब भी आप लोगों का टॉक्सिक मेगा कोलन हो जाए तो उस केस में आप लोगों को क्या करना पड़ता है, इमरजेंसी जो है वो सर्जरी करनी पड़ती है, जिसको हमने आगे पढ़ना है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सिंपली इसको अभी जस्ट हमने इसको क्लासिफाई किया है डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी, लेस देन 4 स्टूल्स, मोर देन 4 स्टूल्स मॉडरेट, अगर मोर देन 6 स्टूल्स तो स्वेयर डिजीज, अगर मोर देन 10 स्टूल तो उसको हमने फुलमिनेंट डिजीज कह दिया। अब हम बात करना चाहेंगे कि एक और बंदा था मॉन्ट्रियल, ये थोड़ी सी क्लासिफिकेशन लेस इंपॉर्टेंट है, तो उसने भी इसको क्लासिफाई किया, उसने डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंड किया कि आपकी ये जो इन्फ्लेमेशन है वो कहां तक जो है वो एक्सटेंड कर चुकी है। अब ये भी थोड़ा सा मैं आप लोगों का चले कंसेप्ट बना देता हूं। फॉर एग्जांपल हमने कहां पे बनाया था कोलन, हमने यहाँ पे कोलन जो है वो बनाया हुआ था। बेसिकली ना इधर आपकी पड़ी होती है स्प्लीन पड़ी होती है और इधर आपके पड़ा होता है लिवर। तो ये वाला जो टर्न होता है ना आप लोगों का कोलन का, इसको हम कहते होते हैं हिपैटिक फ्रैक्चर, ठीक है। जबकि आप लोगों का ये वाला जो टर्न होता है ना जहां पे स्प्लीन होती है, तो इसको हम कहते होते हैं स्प्लीनिक फ्रैक्चर, मींस के ये वाला जो मोड्स है ना, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, फ्लैक्चर कह रहे हैं, FLEXURE, ठीक है। तो ये वाला जो मोड है इसको हम क्या कह रहे हैं, स्प्लीनिक फ्रैक्चर कह रहे हैं। ये वाला जो मोड है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम हिपैटिक फ्रैक्चर जो है वो कह रहे होते हैं। वो आपको पता चल गया कि क्यों कह रहे हैं। अब दूसरी बात आ जाती है कि इस चीज को हम पढ़ क्यों रहे हैं। बेसिकली आप लोगों का वो वाला जो मॉन्ट्रियल क्लासिफिकेशन है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन जस्ट यहां तक होगी, मींस के जस्ट जो है वो रेक्टम तक होगी, तो उसको हम सिंपली अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस कह देते होते हैं। अगर आप लोगों की जो इन्फ्लेमेशन है वो पहुंच जाती है यहां तक, मींस के स्प्लीनिक फ्रैक्चर तक पहुंच जाती है, तो उसको हम सिंपली जो है वो लेफ्ट साइडेड अल्सरेटिव कोलाइटिस कह देते होते हैं। अगर आप लोगों की जो इन्फ्लेमेशन है वो यहां से आगे चली जाती है तो उसको हम जो है वो एक्सटेंसिव अल्सरेटिव कोलाइटिस या पैन कोलाइटिस कह देते हैं। तो चलिए जी मैं आप लोगों को बुक से अंडरलाइन करवाता हूं कि अगर जो इन्फ्लेमेशन है वो जस्ट कहां तक है, रेक्टम तक है, तो प्रोक्टाइटिस कहोगे। अगर जो इन्फ्लेमेशन है वो स्प्लीनिक फ्रैक्चर तक पहुंच चुकी है तो उसको आप लेफ्ट साइडेड अल्सरेटिव कोलाइटिस कहोगे। अगर वो स्प्लीनिक फ्रैक्चर से भी आगे जा चुकी है तो उसको आप लोग एक्सटेंसिव अल्सरेटिव कोलाइटिस या पैन कोलाइटिस जो है ये कह रहे होते हो। अब बात आ जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वाला जो पर्सन है अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला, इसको ट्रीट नहीं करूंगा तो इस पर्सन के अंदर मुझे क्या कॉम्प्लिकेशंस मिल सकती हैं। एक होती है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, मींस के जो उस टाइम होगी जब बंदा आपके पास प्रेजेंट करेगा तो उन्हीं दिनों के अंदर जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। दूसरा ये होता है कि जब आप उस बंदे को ट्रीट नहीं करोगे, लंबे अरसे के लिए उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस रहेगा, तो वो जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे उनको हम क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस कहते होते हैं। अब सबसे पहले बात आ जाती है कि उसके अंदर एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगी, तो इसमें मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं टॉक्सिक डायलेशन, कि आपका जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती होती है तो उसका जो कोलन है वो जवाब दे देगा, वो अब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा, तो वो बहुत ज्यादा डायलेट हो जाता होता है, जिसको हम टॉक्सिक मेगा कोलोन कहते होते हैं। उसका जो अंदर से ल्यूमन है ना वो 6 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये उधर इसने लिख दिया है कि इसका जो ल्यूमन है वो 6 सेंटीमीटर से, इसका जो डायमीटर है वो 6 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता होता है, और इसको हम टॉक्सिक मेगा कोलोन कहते हैं। एंड दैट इज इंडिकेशन फॉर द सर्जरी, और इस केस में आप लोगों को इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात कि ये वाला बंदा जिसके अंदर टॉक्सिक मेगा कोलोन हो गया है वो आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा, बाकी सारी चीजें वही होंगी, ब्लडी डायरिया फ्लांडम का वो सारी चीजें आप लोगों को मिल रही होंगी, लेकिन साथ में आप लोगों को बहुत शदीद जो है वो एब्डोमिनल पेन मिल रहा होगा। और दूसरी बात ये कि जब आप लोग इस बंदे का एक्सरे करवाओगे तो उस केस में
आप लोगों को जो कोलन है वो बहुत ज्यादा डायलेटेड मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रख लेनी है कि जब आप लोग उस बंदे का रेडियोग्राफ कराते हो, एक्सरे वगैरह करवाते होते हो, तो उस केस में आपको जो कोलन है वो काफी ज्यादा डायलेटेड मिल रहा है। एक तो ये कॉम्प्लिकेशन आ गई थी, एक कॉम्प्लिकेशन क्या आई थी कि मेरा जो कोलन है वो बहुत ज्यादा डायलेट कर चुका है। लाइक इमेजिन करें कि पहले कोलन इतना सा था, अब कोलन जो है वो इतना ज्यादा जो है वो डायलेट कर चुका है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बालून है, उसके अंदर इतनी सारी हवा है तो उसके फटने के चांसेस कम है। एक बालून है, उसके अंदर इतनी ज्यादा सारी हवा है तो उसके फटने के चांसेस क्या हो गए, ज्यादा हो गए। इट मींस आपको ये पता चल गया कि ये वाला जो कोलन है, जो कि टॉक्सिक मेगा कोलन है, इसके रप्चर होने के, इसके अंदर सुराख होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। इसी वजह से आपका ये वाला जो टॉक्सिक मेगा कोलन होता है, ये सर्जिकल इमरजेंसी होती है, बिकॉज इसमें इवेंचुअली क्या हो जाएगा, परफोरेशन हो जाएगी। मींस के इवेंचुअली क्या हो जाता होता है, सुराख हो जाता होता है, ठीक है। तो अगर इधर से सुराख हो जाएगा तो आपको पता है ये वाले जो सारे कंटेंट्स हैं इंटेस्टाइन के, वो लीक कर जाएंगे। तो जब आप लोगों के इंटेस्टाइन के कंटेंट्स जो हैं वो लीक कर जाएंगे तो ये क्या करेंगे, अब देखें जिस तरह अल्लाह पाक ने हर चीज को एक पैकेट के अंदर रखा है, तो आपके एब्डोमेन के सारे ऑर्गन को किसके अंदर रखा हुआ है, पेरिटोनियम के अंदर रखा हुआ है, ठीक हो गया। ये कवरिंग होती है, मतलब ये समझ लें कि एक शॉपर है, तो आपके ये वाले जो सारे कंटेंट्स इधर से लीक हो गए हैं, वो क्या करेंगे, वो जाके पेरिटोनियम को इरिटेट करेंगे, तो आपकी पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो पेरिटोनियम की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जनाब पेरिटोनाइटिस कहते होते हैं। तो इस बंदे के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, पेरिटोनाइटिस मिल जाएगा। तो आपने याद रख लेना है, पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन हो रही है, इट मींस के सारी जो एब्डोमेन की दीवार है उसकी सारी की इन्फ्लेमेशन हो रही है। इट मींस कि अब आप लोगों के सारे एब्डोमेन के अंदर पेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को वही डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन मिल जाएगा, यहाँ से फ्लूइड्स का लीक हो रहा है, तो वही आप लोगों को डिहाइड्रेशन मिल जाएगी। अब देखिए आपका सारी जो दीवार है उसकी क्या हो गया, वो इरिटेट हो गया, तो आपके मसल्स इरिटेट होंगे, आपके मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते होते हैं। मसल जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो जाहिर सी बात है, जब आप लोग उस बंदे के एब्डोमेन को हाथ लगाओगे तो मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होंगे। तो आपको पता है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपने जब डोला शोला अपना बनाया होगा, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो सख्त हो जाता है, तो एब्डोमेन के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी सख्त हो जाएंगे। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, रिजिडिटी कहते हैं। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गार्डिंग एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिजिडिटी। रिजिडिटी सिंपली क्या है कि आप लोग उस बंदे के जो मसल्स हैं वो सख्त हुए पड़े हैं। गार्डिंग ये होता है कि जब आप लोग उस बंदे के हाथ लगाओगे ना एब्डोमेन को, तो उस वक्त उसके मसल्स जो हैं वो कॉन्टैक्ट कर जाएंगे और हार्ड हो जाएंगे। तो इस चीज को हम गार्डिंग कहते होते हैं। बेसिकली लाइक जहां जब आप लोगों को पता है कि कहीं पे चोट लगी हुई हो ना, तो आप नहीं चाहते कि वहां पे कोई बंदा जो है वो हाथ लगाए, तो आप लोग उसको चाह रहे होते हो कि वो दूर हो जाए, वो जो चीज है जो उधर आके लग रही है। तो इसी तरह जब एब्डोमेन सारे में पेन हो रही है, तो आपके एब्डोमिनल मसल्स नहीं चाहते कि कोई चीज उधर आके लगे, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो उस चीज को अबे पुश करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम गार्डिंग कहते हैं कि वो उसको बचाना चाह रहे होते हैं। तो आपको गार्डिंग मिल सकती है, आपको रिजिडिटी मिल सकती है, हाथ लगाने पे पेन होगा जिसको हम टेंडरनेस कहते होते हैं। बाकी हार्ट रेट जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा आपका, मतलब बंदे का डिहाइड्रेशन हो रही है ना, तो उस वक्त बंदे का हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है। ये चीज आपको कार्डियो के अंदर समझ लगेगी। तो आपको उस बंदे के अंदर जो है वो टैकीकार्डिया जो है वो मिल सकता होता है, ठीक है। तो ये वो कॉम्प्लिकेशन है पेरिटोनाइटिस जिसमें इवेंचुअली बंदे की डेथ हो जाएगी और वो वाला जो बंदा है वो मर जाता होता है। तो आई होप अब आप लोगों को समझ लग गई होगी कि वाई टॉक्सिक मेगा कोलोनीज सर्जिकल इमरजेंसी, बिकॉज अगर आप इसको नहीं ट्रीट करोगे परफोरेशन हो जाएगी, परफोरेशन होगी, पेरिटोनाइटिस होगी, पेरिटोनाइटिस होगा और इवेंचुअली बंदा क्या है, मर जाता होता है। तो इस वजह से आपने उसको क्या करना होता है, जल्दी से जल्दी ट्रीट करना होता है। तो ये दो मेन एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक टॉक्सिक मेगाकोलोन और दूसरा क्या आ गया, परफोरेशन। देन हेमरेज वगैरह भी हो सकती है, लेकिन ये जो है वो इतनी अनकॉमन है। देन दूसरा आ जाता है क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस, मींस कि अगर लंबे अरसे के लिए आप लोग ये वाला जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसको ट्रीट नहीं करते, तो उस केस में आप लोगों को उस बंदे के अंदर क्या प्रॉब्लम्स मिल रही होती हैं। तो देखिए आपका एक और, मैंने लाइक जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना ये कंसेप्ट बना लें कि जब भी किसी एरिया के अंदर लंबे अरसे के लिए इन्फ्लेमेशन होगी, लंबे अरसे के लिए डैमेज होगा, तो वहां पे इवेंचुअली कैंसर बन जाता होता है। तो आप याद रख ले कि अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको 10-20 साल से जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मींस कि उसकी कोलन की इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है, तो अब उसके अंदर क्या बन गया, कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। इट मींस आपको सिंपल क्या पता चल गया कि वो बंदा है जिसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं, कोलन का कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसी वजह से वो बंदा जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस 10 साल से ज्यादा हो, तो आफ्टर 10 ईयर्स हम क्या करते होते हैं, उसका हर साल जो है वो कोलन को कैंसर के लिए चेक करते होते हैं, ठीक है। तो कैसे चेक करते होते हैं, उसमें वही कोलोनो
कोलोनोस्कोपी विद बायोप्सी होता है, मींस कि आप लोग कोलन को अंदर से जाके देखोगे और वहां से टिश्यू लेके माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे कि यार कहीं ये वाले जो सेल्स हैं ये कैंसर के अंदर चेंज तो नहीं हो गए, ये सेल्स कैंसरस तो नहीं हो गए, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या पता चल गया कि जब भी लंबे अरसे के लिए इन्फ्लेमेशन होगी कैंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या चाह रहे होते हो कि आप लोग अगर कैंसर हो भी रहा है तो मैं उसको अर्ली स्टेज के अंदर डिटेक्ट कर ले और डिटेक्ट करके उसको ट्रीट कर लूं। तो इस वजह से जब 10 साल तक उसकी इन्फ्लेमेशन चल जाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस चल जाता है, तो देन आप लोग क्या करते हो, हर साल जो है वो चेक करते रहते हो कि यार कहीं मतलब अंदर कैंसर तो नहीं बन रहा। अगर कैंसर बनेगा तो उस केस में आप लोगों ने सिंपली क्या कर देना होता है, कोलन को सारे को रिमूव कर देना होता है। ये चीज उसने इधर लिखी है कि अगर आपको पता चलता है ना कि यार उधर डिस्प्लेजिया हो गया, उधर कैंसर जो है वो बन रहा है, तो उस केस में आप लोगों ने सिंपली क्या कर देना होता है, जो कोलन होता है उसको रिमूव कर देना होता है। बिकॉज आप नहीं चाहते बंदे को कैंसर हो, कोलन के रिमूव करने से बंदा नहीं मरेगा, लेकिन अगर बंदे को कोलन का कैंसर हो गया तो बंदा जो है वो मर जाता होता है, ठीक है। देन ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई। अब देखिए इन्फ्लेमेशन कहां पे हो रही थी, इन्फ्लेमेशन हमारी कोलन के अंदर हो रही थी, हमारे जो इम्यून सेल्स हैं वो पागल हुए पड़े थे, आपकी जो है वो इन्फ्लेमेशन हो रही थी। लेकिन उस बंदे को कोलन की इन्फ्लेमेशन के साथ साथ कुछ और ऑर्गन्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। अब इसके लिए भी मैं वही डायग्राम की तरफ चलता हूं। अब उस बंदे के अंदर अगर फॉर एग्जांपल हम एक इधर पर्सन बना लेते हैं, मैं कहता हूं कि उसके अंदर जो इम्यून सेल्स जो है वो पागल हुए पड़े थे, वो कहां पे हुए पड़े थे, वो इधर कोलन के अंदर जो है वो पागल हुए पड़े थे, वो इसको अटैक कर रहे थे और इधर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो रही थी, डैमेज हो रही थी। अब ये वाली जो इन्फ्लेमेशन है ये इधर से कहां पे जा सकती है, आपके जॉइंट्स तक जा सकती है, तो जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अगर जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं, आर्थराइटिस कहते हैं। तो आपके जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, खासतौर पर जो लार्ज जॉइंट्स होते हैं। अब लार्ज जॉइंट्स लाइक आप लोगों का नी जॉइंट है, या ये हिप वाला जो जॉइंट होता है जिसको हम हिप जॉइंट कहते हैं, ठीक है। या आप लोगों की ये वाली जो इन्फ्लेमेशन है ये इधर जो आपके वर्टिब्रास होते हैं जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते होते हैं, तो वर्टिब्रल जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे स्प्रेड कर जाती है। तो आप लोगों की ये स्पाइन की इन्फ्लेमेशन करवा सकती है। तो ये जो स्पाइन की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको हम स्पॉन्डिलाइटिस कहते होते हैं, तो उस बंदे को स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। या आपकी ये वाली जो इन्फ्लेमेशन है ये जहां पे आपकी स्पाइन जो है वो इलियक बोन के साथ जाके अटैच हो रही होती है ना, और ये वाला जो जॉइंट होता है इसको हम सैक्रो इलियक जॉइंट कहते होते हैं, ठीक है। जहां पे आपकी ये वाली जो स्पाइन है वो किसके साथ अटैच हो रही है, इलियक बोन के साथ अटैच हो रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं, सैक्रो इलियक जॉइंट कह रहे हैं। तो अगर आपकी इन्फ्लेमेशन इधर से कहां पे चलेगी, सैक्रो इलियक जॉइंट तक चलेगी, तो इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी जिसको हम सैक्रो इलियाइटिस कहते होते हैं। अगर आपकी ये वाली जो इन्फ्लेमेशन है वो आंखों तक चली गई तो ये आंखों की इन्फ्लेमेशन करवा सकती है, ठीक है। तो आपको पता है आंखों की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। स्क्लेरा की इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसको हम एपिस्क्लेराइटिस कहते होते हैं, आइरिस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसको हम आइराइटिस कहते होते हैं, या आप लोगों की आंख की जो मिडिल लेयर होती है जिसको हम यूविया कहते होते हैं, तो उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसको हम यूवियाइटिस कहते होते हैं। अब ये वाली जो इन्फ्लेमेशन है ये एक्सटेंड करके आपकी स्किन तक भी जा सकती है, ऐसे ही कि नहीं है, ये स्किन को अगर इन्वॉल्व कर लेगी तो स्किन के ऊपर रेड रेड नोड्यूल्स बन जाएंगे। तो ये स्किन के ऊपर इस तरह करके इन्फ्लेमेटरी रेड रेड नोड्यूल्स बन जाना, इसको हम कहते होते हैं एरिथमा नोडोजम। एरिथमा का मतलब होता है रेड, ठीक हो गया। ये देखिए एरिथमा मींस रेड, नोडोजम मींस के नोड्यूल्स बन गए, ठीक है। तो एरिथमा नोडोजम हो सकता है, या आपकी स्किन के ऊपर जो है वो अल्सर्स बन सकते हैं, जख्म बन सकते हैं इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से, जिसको हम पायोडर्मा गैंग्रीनोजम कहते होते हैं। ये इसने पॉलीडर्मा लिखा है, ये इधर आप लोग PYO पायोडर्मा गैंग्रीनोजम लिख लें, ठीक है। ये उसके भी स्पेलिंग मिस्टेक है। देन हमारे पास आ जाता है कि अगर यही इन्फ्लेमेशन जो है वो आपकी बाइल डक्ट्स तक चली गई। बाइल डक्ट्स क्या होती हैं, आपको पता है कि ये आपका लीवर है, तो इधर से जो बाइल आना था वो बाइल डक्ट्स के अंदर आना होता है। तो अगर आपकी जो इन्फ्लेमेशन है वो इन बाइल डक्ट्स तक चली गई तो इसको हम स्क्लेरोजिंग कोलंजाइटिस कहते होते हैं। तो उस बंदे के अंदर आप लोगों को स्क्लेरोजिंग कोलंजाइटिस मिल सकता है। एक चीज इसने इधर नहीं लिखी, लेकिन ये आपका जो प्लेबेबल का एमसीक्यूज है वहां पे ये चीज आई है कि अगर आपकी ये वाली जो इन्फ्लेमेशन है वो माउथ के अंदर चलेगी तो ये माउथ की म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन करवा देगी और वहां पे अल्सर्स बनवा देगी, जिनको हम कहते होते हैं एफ्थस ओरल अल्सर्स। तो आप लोगों को उस बंदे के अंदर क्या मिल सकता है, एफ्थस ओरल अल्सर्स मिल सकते होते हैं। तो ये चीज एमसीक्यूज के अंदर आई है, सो आपने बुक के ऊपर नहीं लिखी तो आपने इस चीज को नोट कर लेना है। बाकी सारी चीजें बुक के ऊपर लिखी हैं। ये देखें जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो सकती है आपके जनाब मतलब सैक्रोइलियक जॉइंट की जिसको हम सैक्रोइलियाइटिस कहते हैं, आपकी स्पाइन की इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसको हम स्पॉन्डिलाइटिस कहते होते हैं, आपकी आइज की इन्फ्लेमेशन आइराइटिस लाइक आइरिस की इन्फ्लेमेशन, बाकी उसने नहीं लिखा हुआ यूविया वाला, लेकिन ये दूसरी बुक्स के ऊपर लिखा हुआ है। यूविया की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, स्क्लेरा की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, बाकी स्किन की इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसको हम एरिथमा नोडोजम, या अगर अल्सर बनेंगे तो पायोडर्मा गैंग्रीनोजम कहेंगे, या आप लोगों की जो लिवर की बाइल डक्ट्स है उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसको हम स्क्लेरोजिंग कोलंजाइटिस कहते हैं। तो ये सारी क्या आ गई, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन, मींस के अगर लंबे अरसे के लिए उस बंदे का ये अल्सरेटिव कोलाइटिस लेगा तो ये इवेंचुअली ये वाली जो इन्फ्लेमेशन है वो स्प्रेड करना दूसरे ऑर्गन्स तक स्टार्ट कर देगी, तो जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन जो है वो कह रहे हैं। चलें जी, अब हमें सारी बातों का पता चल गया।
सारी बातों का लाइक हमें ये भी पता चल गया अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला बंदा हमारे पास कौन से सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उन सारी बातों का पता चल गया। अब आ जाता है कि वो पर्सन फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रेजेंट कर गया है तो मैं उसके कौन कौन से टेस्ट करवाऊंगा। तो एक तो सिंपल आपको पता है कि हम उसकी सीबीसी करवा लेंगे, ब्लड कंप्लीट करवा लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है सीबीसी पे आपको क्या मिल जाएगा, एनीमिया मिल जाएगा, बिकॉज उस बंदे के अंदर क्या हो रहा था, ब्लड का लॉस हो रहा था, तो एनीमिया मिल जाएगा। जब आप लोग उसके ब्लड के अंदर एल्बुमिन का लेवल चेक करोगे तो एल्बुमिन का लेवल क्या होगा, कम होगा, बिकॉज ब्लीडिंग हो रही थी, आपका एल्बुमिन का लॉस हो रहा था। तो उस बंदे के अंदर एल्बुमिन का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता होता है, लाइक लेस देन 3 ग्राम पर लीटर हो जाता होता है। नॉर्मल आपको पता है कि 35 से 50 ग्राम पर लीटर होता है, लेकिन इस बंदे के अंदर लेस देन 3 ग्राम पर लीटर हो जाता होता है। देन क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोग उसका एक्सरे करवाओगे तो अगर फॉर एग्जांपल जो कोलन है वो बहुत ज्यादा डायलेट हुआ पड़ा है तो वो आप लोगों को मोर देन 6 सेंटीमीटर मिल सकता है, जिसको हम टॉक्सिक मेगा कोलोन कहते होते हैं। देन क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल परफोरेशन हो गई है, ठीक है, जो चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि जब क्या होता है आप लोगों का ये वाला जो मतलब ये होता था टॉक्सिक मेगा कोलोन होता था, तो इवेंचुअली वो क्या कर जाता होता था, परफोरेट कर जाता था। वो परफोरेट करेगा, फॉर एग्जांपल आप लोग इमेजिन करें कि यहाँ से आपका जो कोलन है वो क्या कर गया, परफोरेट कर गया, तो इसके अंदर क्या होगी, एयर भी होगी, तो ये इधर से जो एयर है वो भी निकलेगी। तो आपका इधर ना मसल होता है डायफ्राम, आपको इस चीज का तो अंदाजा ही होगा कि आपका जो रेस्पिरेटरी मसल होता है डायफ्राम, तो नॉर्मली इसके नीचे एयर नहीं होती, लेकिन जब इधर से परफोरेशन हो जाती है इंटेस्टाइन की तो आपका इधर से जो एयर है वो निकलेगी और डायफ्राम के नीचे जो है वो सारी इकट्ठी हो जाएगी। इट मींस कि अगर मैं एक्सरे करवाऊंगा इन केस ऑफ इंटेस्टाइनल परफोरेशन तो मुझे क्या मिल जाएगा, एयर अंदर अंडर द डायफ्राम मिल जाएगी, ठीक है। अगर ये सिर्फ सिंपली डायलेटेड होगा तो सिंपली मुझे ये वाला जो कोलन है वो डायलेटेड मिल जाता होता है। तो ये चीज आपने याद रख लेनी है, ठीक है। ये चीज इंशाल्लाह हमने पीछे टॉपिक है हमारा परफोरेशन वाला, तो उधर हम दोबारा से पढ़ेंगे। फिलहाल जस्ट आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि उस बंदे के अंदर प्लेन रेडियोग्राफ के ऊपर या तो वो डायलेटेड मिल सकता है वो वाला एरिया, या क्या कि वो गैस अंडर द डायफ्राम आप लोगों को मिल सकती होती है। देन हम करते होते हैं एनीमा, मींस कि उसके नीचे जो है ना वो एनस से हम बेरियम डालते होते हैं। अब बेरियम वो चीज है कि जब आप उसको किसी जगह के ऊपर डालोगे देन आप लोग एक्सरे करोगे तो बेरियम जो है वो व्हाइट अपीयर करेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग इमेजिन करें कि नॉर्मल बंदे के अंदर जो क्या कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें उसकी लार्ज इंटेस्टाइन कुछ इस तरह करके होगी। अब मैं सारी बनाऊंगा तो हमारा जो टाइम है वो जाया हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली आप लोग इमेजिन करने कि नॉर्मल लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह होगी, तो अगर मैं बेरियम डालूंगा तो लार्ज इंटेस्टाइन जारी सी बात है इस तरह विद हास्टाज अपीयर करेगी, ऐसा ही है कि नहीं है। जब मैं एक्सरे करूंगा तो कुछ इस तरह की अपीयर करेगी। लेकिन ये वाला जो बंदा जिसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ पड़ा है उसकी ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर तो हास्टाज होंगे नहीं। आपको पता है ना कि उसकी लार्ज इंटेस्टाइन बिल्कुल इस तरह हो जाती होती है, तो उसके अंदर बताओ हास्टाज मिलेंगे नहीं। तो आपको वो कहेगा कि उस बंदे का जब मैं बेरियम एनीमा करता हूं तो उसमें मुझे हास्टाज जो हैं वो नहीं मिलते होते, लॉस ऑफ हास्टेशन हो जाती होती है। दूसरी बात ये कि उसके अंदर आप लोगों को छोटे छोटे पॉलिप्स मिल रहे होंगे, छोटे छोटे सूडो पॉलिप्स मिल रहे होंगे, तो आपको सूडो पॉलिपोसिस मिल सकती है। बाकी अगर इधर छोटे मोटे अल्सर्स हैं तो वो आप लोगों को उसके ऊपर जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी क्या है कि आप देखें आपका एक दफा ना ये वाला जो दूसरा एक तो डायलेट कर सकता है, दूसरी बात ये दूसरा क्या प्रॉब्लम आ सकती है अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर कि आपकी बार बार इधर फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है। तो एक और कंसेप्ट बना लें, ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज का पता है। आपका कंसेप्ट क्या होना चाहिए कि जब भी किसी एरिया के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है वहां पे क्या होता है, चलिए मैं इधर फ्लो चार्ट बना देता हूं। जब भी कहीं पे इन्फ्लेमेशन होगी वहां पे डैमेज होगा, वहां पे जब डैमेज होगा तो आपकी बॉडी उसको हील करेगी। हील कैसे करेगी, उधर फाइबर्स को डिपॉजिट करवा देती होती है। ये समझे कि आपका कपड़ा फट गया तो उसको हम बुनवा लेते होते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही सीन हो रहा है कि इन्फ्लेमेशन हो रही है, डैमेज हो रहा है, तो उसको हम बुन रहे हैं। कैसे, फाइबर से हम बुन रहे हैं, तो आपकी फाइब्रोसिस हो जाती होती है। तो आपको पता है जब आप लोग कपड़े को बुनते हो तो वो सुकड़ जाता है, या फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब आपको बॉडी के ऊपर कोई जख्म होता है तो जब वो हील होता है तो वो सुकड़ जाता होता है। तो बिल्कुल इधर भी सेम केस होगा कि आपकी इन्फ्लेमेशन हुई, डैमेज हुआ, इवेंचुअली क्या हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी, मींस के वो वाला जो एरिया वो सुकड़ जाएगा। तो बिल्कुल इधर भी सेम सीन हो सकता है। एक तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगी तो वो बहुत ज्यादा डायलेट करके इवेंचुअली परफोरेट कर सकती है आपकी कोलन। दूसरा ये हो सकता है कि अगर थोड़ी थोड़ी इन्फ्लेमेशन हो रही है तो वो थोड़ा थोड़ा हील करता जाएगा, हील करता जाएगा, वो सुकड़ता जाएगा। तो आप लोगों का ये वाले जो इंटेस्टाइन है वो क्या है कि इवेंचुअली काफी ज्यादा सुकड़ जाएगी, आपका ये वाला जो कोलन है वो काफी ज्यादा सुकड़ जाएगा। तो इसकी जो अपीयरेंस है वो आप लोगों की कुछ इस तरह करके बन जाएगी, जिस तरह लेड का पाइप होता है ना, तो उस तरह का आपकी इसकी जो कोलन की अपीयरेंस है वो बन जाती होती है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें किसके ऊपर मिल सकती हैं, बेरियम एनीमा के ऊपर ये चीजें मिल सकती हैं। मैंने आपको क्या बताया, हार्स्टेशन का लॉस मिल सकता है, सूडो पॉलिप्स मिल सकते हैं, उसके बाद अल्सर्स वगैरह मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को लेड पाइप कोलन जो है वो मिल सकता होता है, जो कि बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बन रहा होता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल आप लोग क्या करते हो, आप लोग उस बंदे की सिग्मोइडोस्कोपी करते हो, मींस कि उसके आप लोग सिग्मोइड कोलन जो है उसको देखना चाहते हो। तो जब आप लोग क्या करोगे, जब आप लोग उसकी सिग्मोइडोस्कोपी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अंदर क्या दिखेगा, मींस कि आप लोगों ने क्या किया है, अंदर जो है उसके एंडोस्कोप डाली है। जब आप लोग उसके अंदर जो है वो एंडोस्कोप डालोगे, फॉर एग्जांपल ये हमारा असेंडिंग कोलन, ये हमारा ट्रांसवर्स, ये हमारा डिसेंडिंग, ये सिग्मोइड कोलन, ये हमारा रेक्टम, और देन क्या आ गया, इनस आ गया।
अब मैंने नीचे से कैमरा डाला, मींस के सिग्मोइडोस्कोप डाली है, तो मैं क्या करूंगा, इधर देखूंगा। जब मैं अंदर जाके ये वाला जो सिग्मोइड कोलन है उसको देख रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है ये वाला एरिया भी अगर इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है तो ये क्या हुआ पड़ा होगा, रेड हुआ पड़ा होगा। तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, हाइपरीमिया मिल जाएगा। अगर आपकी एंडोस्कोप इसके साथ थोड़ी सी भी टच की ना, तो इधर से क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लीड टू टच। तो आप लोगों को हाइपरीमिक मिल सकता है, ब्लीड टू टच मिल सकता है। दूसरी बात ये कि इधर आप लोगों को मरे हुए डब्ल्यूबीसी मिल सकते हैं, जिसको हम क्या कहते होते हैं, पस कहते होते हैं। तो आप लोगों को पस वगैरह इधर मिल सकती है। देन आपने क्या करना है, देन आप इधर से ये वाला जो टिश्यू है इसको ले लोगे, इसको लाके माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, तो माइक्रोस्कोप के नीचे जब आप लोग देखोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, डिक्रीज्ड गोब्लेट सेल्स जो हैं वो मिल जाते होते हैं। देन आप लोग मजीद क्या कर सकते हो, मजीद ऊपर कोलन को भी जाके देख सकते हो, ठीक है, बिकॉज आप लोग देखना चाह रहे हो ना कि डिजीज जो है वो कहां तक एक्सटेंड कर चुकी है, आप मजीद इसको आगे ले जा सकते हो, ठीक है। तो आप लोग देखना चाह रहे हो कि आप लोगों की जो डिजीज है वो कहां तक स्प्रेड कर चुकी है। तो आप लोग सिग्मोइडोस्कोपी भी कर सकते हो, मींस की जस्ट सिग्मोइड को भी देख सकते हो। आप लोग कोलोनोस्कोपी जो है वो भी कर सकते हो, जिसमें आप लोग पूरे कोलन को देख सकते हो। या फॉर एग्जांपल कोई एरिया आप लोगों को दूसरा इस तरह लग रहा है कि यार इधर से हो सकता है कि आप लोग आपको लग रहा हो कि यार ये वाले जो सेल्स हैं ये कुछ एबनॉर्मल लग रहे हैं, हाइपरीमिक लग रहे हैं, तो वहां से भी आप लोग बायोप्सी ले लोगे, ठीक है। आप चेक कर लोगे कि कहीं इसको कोलन कैंसर तो नहीं होगा। तो आप ये वाली जो सारी कोलोनोस्कोपी वगैरह कर रहे हो या सिग्मोइडोस्कोपी कर रहे हो, आप अंदर से देखना चाह रहे हो कि यार अंदर क्या हालात चल रहे हैं, अंदर कहीं मतलब ट्यूमर वगैरह तो नहीं बन गया, अंदर हाइपरीमिया है क्या चीजें। तो उन सारी चीजों को आप लोग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार इधर क्या है, इधर इस बंदे को अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ पड़ा है। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग और क्या कर सकते हो, आप लोग स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हो। इस चीज को हमने पहले ही पढ़ लिया है, इससे आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा कि अगर इस बंदे को ये वाला जो ब्लडी डायरिया है वो बिकॉज ऑफ दूसरा अल्सरेटिव कोलाइटिस है या फिर वो बिकॉज ऑफ एनी बैक्टीरिया या एनी इन्फेक्शन है, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोगों ने सारा डिफरेंशिएट कर लिया। बायोप्सी पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये वाले जो सारी प्रॉब्लम्स है वो इसकी वजह से नहीं आ रही, ठीक है। बाकी आपको पता है कि इस बंदे के अंदर कैंसर का रिस्क जो है वो काफी ज्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है अगर एक बच्चा जो है उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया तो उसको ज्यादा लंबे अरसे के लिए कोलाइटिस रहेगा, ठीक है। जब लंबे अरसे के लिए उसकी ज्यादा उम्र तो ज्यादा देर के लिए इन्फ्लेमेशन, तो इट मींस कि उसके अंदर कैंसर होने के जो चांसेस है वो ज्यादा होंगे। या अगर पूरे कोलन की इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी होगी तो उसमें भी आपके जो कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। इसमें सिंपल आपने याद रख लेना है कि जितनी ज्यादा देर के लिए अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा उतने ज्यादा चांसेस होते हैं आपके कैंसर होने के। तो अगर आपको पता चल रहा है कि यार इसको कैंसर हो रहा है तो उस केस में आपको पता है कि आपने क्या करनी होती है, कोलेक्टमी जो है वो करनी होती है। अब बात आ जाती है कि ये वाला जो पर्सन है इसको मैंने ट्रीट कैसे करना है। देखिए अगर आप लोग इन सारी चीजों को पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं लगनी, लेकिन आपने मेरा सिंपल टोटका, और ये टोटका प्लेबेबल से मेरा अपना नहीं बनाया हुआ, प्लेबेबल से मैंने उठाया है, ठीक है। तो आपने जस्ट वो याद रख लेना है। देखिए एक तो सिंपल हमारे पास होती है, देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हम उसको मेडिकली ट्रीट करें। तो इधर क्या हो रही थी, इन्फ्लेमेशन हो रही थी। तो इन्फ्लेमेशन में ना बेसिकली आपके जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। ये समझे कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका काम होता है कि सिग्नल करना, भाई इधर आ जाओ, इधर आके अटैक कर दो। ये समझे कि काइंड ऑफ आप लोग अगर सिंपल अल्फाज में कहूं तो जासूस कह ले, या शैतान कह ले, या वो चील जो कि दूसरे चील को बुलाती होती है, या वो कौवा जो दूसरे कौवों को बुलाता होता है, ठीक है। तो खैर ये क्या है कि ये सिंपली सिग्नल दे रहे होते हैं कि जनाब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। अब आप तो नहीं चाह रहे कि इधर आए आपके इम्यून सेल्स और इन्फ्लेमेशन हो कोलन की, तो आप लोग ऐसी ड्रग्स दे दोगे जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट कर देंगी। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो गए, बताओ इन्फ्लेमेशन होगी, सर्जी इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, तो आपका मसला ठीक हो गया कि नहीं हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला। तो इस वजह से आपके इसमें कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, इसमें 5 अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड आ जाता है, 5 ASA लिखते होते हैं। इसमें आपका सल्फासेलाजीन है, इसमें आपका मिसेलाजीन है। ये आपने मस्ट ड्रग्स के नेम याद रखने हैं, सल्फासेलाजीन, मिसेलाजीन वगैरह, ठीक है। ये बेसिकली इस ये वाला जो मॉलिक्यूल है इससे डेरिवेट होते हैं, सल्फासेलाजीन या मिसेलाजीन। तो आपने ये दे देने होते हैं, ठीक है। ये ओरली भी देते होते हैं, रेक्टली मतलब नीचे रेक्टम से भी देते होते हैं। बाकी अगर फॉर एग्जांपल ये काम नहीं कर रहे तो उसके इसमें आप लोग स्टीरॉइड्स दे देते हो। आपको पता है कि आपके ये जो स्टीरॉइड्स होते हैं ये भी इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगे, आपकी जो इन्फ्लेमेशन है ठीक हो जाएगी, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आप लोग टिपिकल इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे देते हो, लाइक एजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन वगैरह, ये जो सारी ड्रग्स हैं वो आप लोग दे देते हो। अब देखिए ये तो सिंपल हमें पता चल गया ना कि यार ये ड्रग्स देनी है। अब आप सर ये तो बताएं ना कि कौन से पर्सन को कौन सी ड्रग देनी है। अब देखिए अगर तो डिजीज है माइल्ड टू मॉडरेट, तो उस केस में आपने अपनी जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करनी है रेक्टम से, ठीक है। कि आपने उस बंदे को रेक्टली टॉपिकली जो है वो मिसेलाजीन दे देना है, ठीक हो गया। आपको क्या पता चल गया कि अगर डिजीज माइल्ड है या मॉडरेट है तो उस केस में मैं क्या करूंगा, सिंपली रेक्टम के अंदर लगाने के लिए क्या दे दूंगा, मिसेलाजीन दे दूंगा। ये बेसिकली ना आप लोगों की स्पोजिटरीज बनी होती हैं, उनको आपने रेक्टम के अंदर रख देना है। मतलब इस तरह करके आपकी सॉलिड ड्रग होगी, उसको ना रेक्टम के अंदर जो है वो रख देते होते हैं, ठीक है। तो वहां से ड्रग रिलीज होती रहती है और वो मतलब उधर जो इन्फ्लेमेशन वाला एरिया वहां पे जाके लगती रहेगी और इन्फ्लेमेशन जो है वो इवेंचुअली ठीक हो जाएगी। तो एक तो आप लोग ये दे सकते हो कि उस बंदे को टॉपिकली, ठीक है, रेक्टम के थ्रू जो है वो मिसेलाजीन दे दो।
देन दूसरा क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों की जो इन्फ्लेमेशन है वो थोड़ी सी आगे चली गई है, फॉर एग्जांपल इससे टॉपिकल मिसालाजीन से ठीक नहीं हो रही, तो उस केस में आप लोगों ने क्या करना है, ओरल मिसालाजीन को ऐड कर देना है, ठीक है। तो उस केस में आप लोगों ने क्या करना है, ओरल माइनोसैलिसाइलेट लाइक मिसालाजीन वगैरह जो है इसको आपने ऐड कर देना होता है। अब फॉर एग्जांपल आपके जो ओरल मिसालाजीन है वो भी काम नहीं कर रही, तो उस केस में आप लोगों ने उस बंदे को स्टीरॉइड्स, ओरल स्टीरॉइड्स के ऊपर जो है वो लगा देना होता है। लाइक स्टीरॉइड्स कौन से होते हैं, इसमें आपका इनके अंदर ना लास्ट पे ओन आता है, लाइक प्रेडनिसोलोन, बीटामेथासोन, ब्यूटिसोनाइड, ठीक है। तो आपने इनके ऊपर जो है वो लगा देना है। तो एक तो आप ये काम कर सकते हो कि क्या है, सबसे पहले क्या था, टॉपिकल लगाने के लिए दे रहा था, टॉपिकल काम नहीं कर रही थी तो ओरल दे रहा हूं। अब ओरल फॉर एग्जांपल मिसालाजीन काम नहीं कर रही, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ओरल स्टीरॉइड्स वगैरह जो है उसकी तरफ आना पड़ता होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि उस बंदे के अंदर जो है वो पर्सन मेरे पास प्रेजेंट कर गया है सिवियर एक्यूट एक्सार्बेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, यहां से एमसीक्यूज आया है। वो आपको ना ये सारे सिम्टम्स देगा कि एक पर्सन है उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वो अपनी जो ड्रग्स हैं लाइक ये जो ओरल मिसालाजीन वगैरह जो है वो ले रहा है, लेकिन वो बंदा जो है वो अब मेरे पास प्रेजेंट कर गया है कि उसको ब्लडी डायरिया बहुत ज्यादा हो गया है, लाइक उसको मोर देन 6 टाइम जो है वो स्टूल आ रहा है, वो अपनी मेडिसिन ले रहा है लेकिन अचानक से उसकी एक्सार्बेशन हो गई है, ठीक है। तो वो बंदा मेरे पास कैसे बहुत ज्यादा ब्लडी डायरिया के साथ प्रेजेंट कर गया है, उसके अंदर फीवर भी मिल रहा है मुझे, तो उसके अंदर मुझे जो है वो टैकीकार्डिया भी मिल रहा है। तो देन आपका माइंड जाना चाहिए कि वो बंदा मेडिसिन ठीक ले रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की एक्सार्बेशन हो गई है। तो ये प्लेबेबल का आपको एमसीक्यू बता रहा हूं, अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो उस केस में आपने ओरल को प्रेफर नहीं करना होता, उस केस में आपने आईवी स्टीरॉइड्स लगाने होते हैं। आईवी स्टीरॉइड कौन सा, आपने आईवी हाइड्रोकार्टिसोन जो है वो लगा देना होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर दोगे, अगर इन केस ऑफ एक्यूट फ्लेयर अप ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस आई विल यूज आईवी हाइड्रोकार्टिसोन, तो आपने सिंपली क्या कर देना है, आईवी हाइड्रोकार्टिसोन जो है इसको यूज कर लेना होता है। अब फॉर एग्जांपल आप ये एक्यूट एक्सार्बेशन की बात बता रहा हूं, अब फॉर एग्जांपल आपके अगर ओरल स्टीरॉइड्स भी काम ना कर रहे हो ना, तो उस केस में आप लोग इन ड्रग को प्रेफर करते हो, लाइक आप लोगों की ये वाले जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स है ना इनको प्रेफर करते होते हो, ठीक है। इस चीज का आप लोगों को पता चल गया। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि वो वाला जो बंदा है वो मेरे पास फुलमिनेंट कोलाइटिस के साथ आ गया। फुलमिनेंट कोलाइटिस कौन सा था, इसमें आपको पता था कि मोर देन 10 स्टूल्स आ रहे थे पर डे में, तो इसमें बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रही थी, बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस हो रहा था। तो आपको पता है बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है, बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस हो रहा है, तो बंदे का तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। जब बंदे का बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो वो बंदा तो इवेंचुअली मर जाएगा। इट मींस कि मुझे इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना पड़ेगा। तो मेरा मेन एम क्या होगा कि मैंने इसके ब्लड प्रेशर को ठीक करना है। तो ब्लड प्रेशर को कैसे मैं ठीक करूंगा, पहले तो आपको ये पता चल गया ना कि वो बंदा कैसे प्रेजेंट करेगा। 10 से ज्यादा स्टूल्स होंगे, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होगी, एब्डोमिनल पेन होगी, ठीक है। और उसका जो मतलब कोलन है वो काफी ज्यादा आप लोगों को डिस्टेंडेड मिल सकता है, आपको वही फीवर वगैरह, एनोरेक्सिया वगैरह। एनोरेक्सिया होता है कि लाइक उस बंदे को भूख नहीं लग रही होगी। तो इन सारी चीजों के साथ वो वाला जो बंदा है वो आपके पास अगर प्रेजेंट कर जाता है तो उसको आपने सबसे पहले हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करना है, उसको क्लोजली मॉनिटर करना है, उसको मुंह से आपने कोई चीज नहीं देनी, बिकॉज कोलन की क्या हुई पड़ी है, इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है। तो जब आप लोग मुंह से कोई चीज दोगे तो जारी सी बात है वो इवेंचुअली कहां पे जानी है, कोलन के अंदर जानी है। तो आपने उसको मुंह से कोई चीज नहीं देनी होती, नील पर ओरल कर देना है कि मुंह से आपने कोई चीज नहीं देनी। अब हमारा मेन फोकस क्या है, बीपी को मैंने ठीक करना है। तो मैं उसको क्या लगाऊंगा, इंट्रावेनसली फ्लूइड्स लगाऊंगा ताकि उसका बीपी ठीक हो जाए। मैंने चेक करना है कि यार उसको कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, तो मतलब मैं क्या कर दूंगा, उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे देता हूं। मैं साथ में उसकी इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए क्या दूंगा, आईवी स्टीरॉइड्स वगैरह जो है ये दे देता होता हूं, ठीक हो गया। तो आपको पता चल गया कि अगर एक पेशेंट है वो मेरे पास फुलमिनेंट कोलाइटिस के साथ आ गया है तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, उस केस में मुझे उसका बीपी को ठीक करना पड़ेगा और उसकी इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए आईवी स्टीरॉइड्स का जो है वो यूज करना पड़ता होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे जो आईवी स्टीरॉइड्स हैं वो काम नहीं कर रहे, तो उस केस में आप लोगों को वही साइक्लोस्पोरिन या इन्फ्लिक्सिमेब मींस के ये वाले जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं उसकी तरफ मूव करना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों की ये वाली जो ड्रग्स हैं ये भी काम नहीं कर रही, तो उस केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। अब देखिए सर्जरी की भी दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते होते हैं इलेक्टिव सर्जरी, दूसरे को हम कहते होते हैं इमरजेंसी सर्जरी। देखिए इलेक्टिव सर्जरी वो होती है जो कि आपकी प्लान्ड सर्जरी हो, मींस के फॉर एग्जांपल पेशेंट मेरे पास आया, पेशेंट इतना स्टेबल है कि मैं प्लान कर लूं हफ्ते 2 हफ्ते बाद, या फॉर एग्जांपल जब मैं चाहूं सर्जरी कर लूं, तो दैट इज एन इलेक्टिव सर्जरी के प्लान्ड सर्जरी है। इमरजेंसी सर्जरी क्या आती है कि पेशेंट मेरे पास आया, मेरे पास सोचने का ऑप्शन ही नहीं है, मैंने सर्जरी करनी ही करनी है, तो दैट इज इमरजेंसी सर्जरी। तो आप लोगों ने इमरजेंसी सर्जरी का आपको पता चल गया कि जब भी पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होगी, लाइक अगर कोलन बहुत ज्यादा डायलेट कर जाए तो आपको पता है कि ये इवेंचुअली क्या कर सकता है, परफोरेट कर सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से इवेंचुअली बंदे की डेथ हो सकती है, तो मुझे अब सर्जरी करनी पड़ेगी। तो आपको पता चल गया अगर तो फुलमिनेंट कोलाइटिस हो जो कि मेडिकल मैनेजमेंट को रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, या कोलन बहुत ज्यादा डायलेट कर जाए जिसको हम टॉक्सिमेगाकोलन कहते हैं, या बंदा आपके पास पहुंचे उस वक्त जब जो है वो परफोरेशन हुई पड़ी हो, या बहुत ज्यादा जो है वो ब्लीडिंग हुई पड़ी हो,
ठीक है। तो या फिर आप लोगों की मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो काम ना कर रही हो, तो इस केस में आप लोगों ने क्या करना होता है, इमरजेंसी सर्जरी करनी होती है। ठीक हो गया। अब दूसरा क्या आ जाता है कि इलेक्टिव सर्जरी। इलेक्टिव सर्जरी बस बाकी जो भी केसेस हैं उनके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल जब आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट काम ना कर रही हो तो उस केस में आप लोगों ने क्या कर लेना होता है, सिंपली जो इलेक्टिव सर्जरी है वो कर लेनी होती है। सिंपली मैंने आपको बता दिया, जब आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं करेगी तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। अगर ये सारी कंडीशंस हैं, टॉक्सिक मेटाकोलोन फ्री परफोरेशन वगैरह हुई पड़ी है या फुलमिनेंट कोलाइटिस वगैरह जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो आपको इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ेगी। बाकी इससे जो भी कंडीशन है, लाइक आप लोगों का सिंपली सिम्टोमेटिक पेशेंट है, वो मेडिसिन नहीं लेना चाहता या मेडिसिन की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा आ रही हैं, ठीक है, तो उन सारे केसेस के अंदर आप लोगों ने सिंपली जो है वो इलेक्टिव सर्जरी कर लेनी है। अब बात आ जाती है कि सर्जरी के अंदर मैंने करना क्या होता है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि सिंपली क्या हो रहा था यार, कोलन की इन्फ्लेमेशन हो रही थी, तो आप लोग क्या कर दोगे, कोलन को निकाल दोगे, ऐसे ही है कि नहीं है। चलिए हम वही बुक के ऊपर चलते हैं। मसला क्या आ रहा था कि उस बंदे की जनाब कोलन की इन्फ्लेमेशन हो रही थी, तो मैं क्या करूंगा, उसका जो कोलन है सारा उसको रिमूव कर दूंगा। अब और तो मेरा कोई चीज काम नहीं कर रहा और मेरा कोई चारा लग नहीं रहा, तो मैं सिंपली क्या कर देता होता हूँ, कोलन को रिमूव कर देता होता हूँ। मैं उस बंदे का जो रेक्टम है उसको रिमूव कर देता होता हूँ। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोटोकोलेक्टमी कहते हैं। एक्टमी का मतलब है मैंने काट दिया, निकाल दिया। प्रोटो मींस के किसके लिए वर्ड यूज हो रहा है, रेक्टम के लिए। कोल का जो वर्ड यूज हो रहा है वो आपका कोलन के लिए यूज हो रहा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम प्रोटोकोलेक्टमी कर देते होते हैं। मींस के उसका कोलन को भी रिमूव कर दूंगा, उसके रेक्टम को भी रिमूव कर दूंगा, लेकिन एनस को रहने देता हूं, ठीक है। तो एनस को रहने दूंगा, तो ये वाली जो इवेंचुअली जो इलियम है ना, उसको किसके साथ जोड़ देता हूं, मैं इलियम के साथ जो है वो जोड़ देता हूं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये वाली जो इलियम है इसको किसके साथ जोड़ दिया हमने, एनस के साथ जो है वो जोड़ दिया। तो आप लोग ये काम कर देते हो, आप लोग बेसिकली कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे होते हो, आप लोग रिस्टोरेटिव प्रोटोकोलेक्टमी कर रहे होते हो, जिसमें आपने एनस को तो छोड़ देना है, लेकिन आपका जो कोलन है, आपका जो रेक्टम है, उसको आपने रिमूव कर देना होता है। और देन आपने क्या करना है कि जो इलियम है उसको किसके साथ जोड़ देना होता है, आपने एनस के साथ जो है वो जोड़ देना होता है। तो आप लोग ये वाला जो प्रोसीजर है ये कर रहे होते हो, और ये वाला प्रोसीजर जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है। अब कुछ लोगों के अंदर क्या किया जाता है कि पहले ना थोड़ा सा रेक्टम को रेस्ट दिया जाता है। रेक्टम को रेस्ट कैसे दिया जाता है कि आपके पास ये वाला जो इलियम होता है ना, इसको सिंपली एक पाउच के साथ जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आप अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ये दिखाऊं ना, तो आपने क्या किया, आपने ये वाला प्रोसीजर किया प्रोटोकोलेक्टमी की। मींस क्या है, आपने इसको भी रिमूव कर दिया, ये रेक्टम को भी रिमूव कर दिया, आपने ये वाला जो कोलन है इसको भी रिमूव कर दिया। तो देन आप लोग क्या करते हो कि ये जो इलियम बच गई ना पीछे, और साथ में नीचे क्या बच गया, आपका एनस बच गया। तो आप लोग इलियम को डायरेक्टली एब्डोमेन के अंदर सुराख करोगे और उस सुराख से बॉडी से बाहर निकाल दोगे, और उधर जो है वो इस तरह करके एक बैग सा लगा देते होते हो, ठीक है, ताकि आपके जो भी फीसिस वगैरह आए तो वो इसके अंदर आए। तो आप लोग बेसिकली ये वाली जो एनस है उसको थोड़ा रेस्ट दे रहे होते हो हीलिंग के लिए। तो देन क्या है कि जब वो हील हो जाए तो देन आप लोग इवेंचुअली उसको क्या कर दोगे, जोड़ देते होते हो, उसके साथ एनस के साथ जो है वो जोड़ देते होते हो। ये वाला जो प्रोसीजर आपने किया है ना कि इलियम को इधर मतलब एब्डोमेन के अंदर सुराख करके और उधर जोड़ दिया है, तो इसको हम कहते होते हैं इलियोस्टोमी। ये आप देख सकते हैं कि इलियम को आपने एक पाउच के साथ जो है वो जोड़ दिया है, और जिसके अंदर जो है वो आप लोगों के जो सारे फीसिस वगैरह जो हैं वो जा रहे होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इलियोस्टोमी कहते होते हैं। और देन इवेंचुअली आप लोग दोबारा से इसको एनास्मोस कर दोगे। इलियम को किसके साथ जोड़ दोगे, आपका जो एनस है उसके साथ जोड़ देते हो। अब फॉर एग्जांपल जिन लोगों के अंदर ये वाला काम पॉसिबल ना हो, कौन सा काम पॉसिबल ना हो कि आप लोग जो है वो इस इलियम को इधर एनस के साथ ना जोड़ सकते होते हो, तो उस केस में आप लोग क्या करते होते हो, उसमें आपका एक और प्रोसीजर होता है, उसको हम कोच कॉन्टिनेंट इलियोस्टोमी कहते हैं। मैं आपको बुक से अंडरलाइन करवा देता हूँ, समझा इधर से देता हूँ। उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, कोच कॉन्टिनेंट इलियोस्टोमी। आपको प्रोसीजर का चाहे ना पता हो, जस्ट आपको नेम का पता होना चाहिए, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। आपने ये प्रोसीजर करना होता है। अब ये वाला जो प्रोसीजर होता है ना, इसमें आपके पास वो ऑप्शन तो बचा नहीं। वो कौन सा ऑप्शन नहीं बचा कि इलियम को एनस के साथ लगाने वाला, जोड़ने वाला, एनास्मोस करने वाला, कनेक्शन बनाने वाला ऑप्शन तो बचा नहीं। तो उस केस में आप लोग क्या करोगे कि इधर सिंपली जो इलियम होती है ना, इसी को डायलेट कर लोगे। तो आप देख सकते हैं आपने क्या किया है, इलियम को इस तरह करके डायलेट कर लिया है, इसका पाउच बना लिया है, ताकि ऊपर से जो भी फीसिस वगैरह हैं तो वो इधर आके स्टोर हो जाए। देन आप लोग ऊपर से सुराख कर देते हो, ठीक है। और ये वाला जो सुराख है इसको क्या कर देते हो, बाहर से जब भी ये भरेगा तो वो बंदा इधर कैथीटर लगाएगा, और कैथीटर से ये वाला जो फीसिस है इनको ड्रेन कर लेता होता है। तो इस तरह करके मतलब ये बड़ा ना प्रॉब्लमेटिक सा सीन होता है कि लाइक आपने क्या किया, आपके पास अब वो रेक्टम जो नेचुरल पाउच था जिसके अंदर फीसिस ने आके स्टोर होना था, वो तो अब आपके पास है नहीं। तो आपने क्या किया कि खुद ही इलियम का पाउच बनाया जहां पे फीसिस
जाके स्टोर होते हैं, जब वो पाउच भरता है तो आप लोग इधर कैथीटर लगा के इन फीसिस को निकाल लेते होते हो। तो ये वाला जो प्रोसीजर होता है इसको हम कोच कॉन्टिनेंट इलियोस्टोमी कहते होते हैं। यार सिंपल आपको एक ही पता होना चाहिए कि हमने सिंपल क्या कर देना होता है, सर्जरी कर देनी है। उस सर्जरी का नाम क्या है, दैट इज प्रोटोकोलेक्टमी जो है वो हमने कर देनी होती है। यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो होता है एंड। अब बात करते हैं कि यहाँ से जो एमसीक्यूज है वो किस तरह आएगा, और वो एमसीक्यूज हम उठाते हैं हमारी जो कैप्लान के नोट्स हैं वहां से हम उठाते हैं कि ये वाला जो यहाँ से एमसीक्यूज किस तरह आएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये उसने एक केस दिया हुआ है। वो कहता है कि एक पर्सन है तकरीबन, एक मिनट, एक पर्सन है वो कहता है, और वो है जनाब 42 ईयर्स ओल्ड मैन जो है वो आपके पास प्रेजेंट कर जाता है, और उसके अंदर 20 साल की हिस्ट्री है, मतलब 20 साल हो गया उसको क्या है जनाब, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। और वो तकरीबन 40 दफा मतलब आपके पास वही अल्सरेटिव कोलाइटिस की एग्जासर्बेशन के साथ वो वाला पर्सन जो है वो आपके पास प्रेजेंट कर चुका है। वो हाई डोज स्टेरॉइड्स के ऊपर है, एजाथायोप्रीन के ऊपर है, ठीक है। लेकिन अब वो बंदा आपके पास प्रेजेंट कर गया, उसको बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन है, उसको फीवर भी है, और उसके अंदर डब्ल्यूबीसीज भी इंक्रीज हुए पड़े हैं, मींस के ल्यूकोसाइटोसिस भी है, ठीक है। और उस बंदे का एब्डोमेन जो है वो टेंडर है, मींस के हाथ लगाने के ऊपर जो है वो पेन हो रही है, मसल गार्डिंग भी आपको मिल रही है, रिबाउंड भी टेंडरनेस भी आप लोगों को मिल रही है। उसके बाद एक्सरे के ऊपर आपको बहुत ज्यादा जो है वो ट्रांसवर्स कोलोन डायलेटेड मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें मिल रही हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपका डायग्नोसिस क्या बन रहा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, और बंदे की एग्जासर्बेशन वाले सिम्टम के साथ आ गया है, और एक्सरे के ऊपर मुझे जो कोलन है वो बहुत ज्यादा डायलेटेड मिल रहा है। इट मींस के माय डायग्नोसिस टॉक्सिक मेगा कोलोन, ऐसे ही कि नहीं है कि जो कोलन है वो बहुत ज्यादा डायलेट कर चुका है। तो इस केस में आपको पता है सर्जरी मेरे पास क्या होगी, वही टोटल कोलेक्टमी, ये सर्जिकल इमरजेंसी होती है, तो मैं इसकी क्या कर देता हूँ, सिंपली जो है वो टोटल कोलेक्टमी जो है कर देता होता हूँ। तो इस तरह करके आपको एमसीक्यू आ सकता है, अगर आपने सिंपली ये जस्ट एक रीड दी हुई है इन चीजों को समझ के पढ़ा हुआ, तो इंशाल्लाह आपकी चुटकी में ये जो एमसीक्यूज हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो आज का लेक्चर है अल्सरेटिव कोलाइटिस का वो होता है एंड।